एथिक्स के तैयारी के संदर्भ में चर्चा चल रही है और पहला पार्ट हम लोग कर चुके हैं। जो पहला पार्ट था वो था मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार तत्व, एसेंस ऑफ एथिक्स। और सार में हमने 3 चीज़ों को देखा है। एक तो मूल्य देख लिया है, ध्यान रखेंगे। दूसरा इसी पे प्रधान बल देना है। दूसरा हम लोग कर्तव्य बोध कर सकते हैं कांट के अनुसार। और तीसरा हम लोग विवेकशीलता बता सकते हैं अरस्तु के अनुसार। हम लोग इस टॉपिक में है निर्धारक। निर्धारक में हमने संक्षिप्त सी विवेचना की है और आगे बढ़ते हैं। निर्धारक में है केवल एक छोटा सा शब्द लिखा हुआ है अपने सिलेबस में, निर्धारक, और अंग्रेजी में लिखा हुआ है डिटर्मिनेंट्स। तो निर्धारक का आशय उससे है जिसके आधार पर हम उचित या अनुचित का निर्धारण करते हैं, राइट और रॉन्ग का। तो निर्धारक का आशय उससे है जिसके आधार पर हम उचित और अनुचित का निर्धारण करते हैं। जैसे कानून एक निर्धारक है। हम लोग इसी पाठ में थे पिछली बार कि कानून नैतिकता का निर्धारक है। तब कानून के आधार पर आप सही गलत का निर्धारण करोगे। कानून के अनुसार कर्म करना उचित है, कानून के विपरीत कर्म करना अनुचित है। सबसे बड़ा निर्धारक यही है, सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक यही है, कानून। हम सामान्यतः कानून के आधार पर ही डिसाइड करते हैं कौन सा कर्म उचित, कौन सा कर्म अनुचित। ये ध्यान रखना है। और राज्य कानून क्यों बनाता है? ताकि समाज में शांति और व्यवस्था रह सके, समाज में एकता हो सके, समाज में कोई गलत तत्व चल रहा हो उसको नियंत्रित किया जा सके। कानून होता है शांति, व्यवस्था, एकता, सुव्यवस्था की स्थापना करने। तो कानून के अनुसार कर्म करना चाहिए, कानून के अनुसार किया गया कर्म उचित है एंड कानून के विपरीत किया गया कर्म अनुचित। एक्शन अकॉर्डिंग टू लॉ दैट इज राइट, एक्शन अगेंस्ट लॉ दैट इज रॉन्ग। तो लॉ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ मॉरलिटी। कानून के आधार पर ये एक पक्ष हो गया कानून को। अब सवाल उत्पन्न होता है, क्या कानून सदैव नैतिकता का निर्धारक है? क्या कानून के अनुसार हमें सदैव नैतिकता का पालन करना चाहिए? मान लो आप कानून के अनुसार काम कर रहे हो, तो क्या हमेशा हम कहेंगे कि आप नैतिक हो? आलोचना आती है कि हमारे कई सारे कानून, अगर अपने देश की स्थिति देखोगे, कई हमारे कानून पुराने हो गए, आज के डेट में अप्रासंगिक हैं, उनकी कोई आवश्यकता नहीं है, बट आज भी वे कानून हैं। आप देखोगे पिछले 3-4 सालों में सैकड़ों कानूनों को जो पुराने हो गए थे, सरकार ने उन पुराने कानूनों को हटा दिया, क्योंकि कहा गया इन कानूनों की अब कोई जरूरत नहीं है, अप्रासंगिक है, इररिलेवेंट है। आज भी हमारे कई सारे कानून सैकड़ों वर्ष पुराने हैं, अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए थे, आज भी वो अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो हर एक साल हम कुछ तो कुछ कानूनों को निरस्त करते हैं। मान लो आज कोई पुराना कानून जो आज भी है, हो सकता है कि 1 महीने में हट जाए, संभव है। तो आज तो उसके अनुसार काम करना उचित है, परंतु 2 महीने के बाद काम करोगे तो वही काम अनुचित हो जाए। समस्या है कि हम जो कानून पुराने पड़ गए हैं, अप्रासंगिक हैं, की आवश्यकता नहीं है, तो कानूनों को नैतिकता का निर्धारक नहीं मानना चाहिए। ऐसा नहीं कहो तो मैं तो कानून के अनुसार काम कर रहा हूं, ये तो उचित है। कानून पुराना हो गया, अप्रासंगिक है, अब उसका औचित्य औचित्य नहीं है, औचित्य विहीन है, वैसे हम कानूनों को निर्धारक के रूप में स्वीकार नहीं। एक आलोचना ये होगी। दूसरा ये पक्ष हो जाता है, जैसे कुछ कानून ऐसे हैं तो भारत में उसके अनुसार काम करना तो सही है और कई अन्य देशों में उसके अनुसार काम करना गलत हो जाए। जैसे मान लो मृत्युदंड है, मृत्युदंड भारत में रियरेस्ट ऑफ रियर केस में दिया जा सकता है, रियरेस्ट ऑफ रियर। तो दुर्लभ से दुर्लभतम केस में हम दोषी को, अपराधी को मृत्युदंड दे सकते हैं, ये उचित है देना। कई देशों में, नॉर्वे में, स्विट्जरलैंड में, फिनलैंड में, किसी भी स्थिति में मृत्युदंड को उचित नहीं माना जाता।
मृत्युदंड अनुचित है। तो समस्या क्या है कानून को मानने पर कि वही काम जो मृत्युदंड एक जगह पे उचित है भारत में, वो दूसरी जगह अनुचित हो जाता है। यह भी एक विडंबना है कानून की। सभी जगह पे एक टाइप का कानून नहीं है। भारत में कहोगे उचित कर्म है, फिनलैंड में जाके कहोगे अनुचित कर्म है। ये कठिनाई पैदा करता है यदि हम कानून का निर्धारण। ध्यान रखना। और एक बड़ी महत्वपूर्ण आलोचना जो आती है गांधी की तरफ से आती है। गांधी जी कहते हैं कि गांधी जी का कहना है कि हमें अपनी अंतरात्मा के अनुसार काम करना चाहिए। कौन सी आत्मा? अंतरात्मा। गांधी तो राज्य को अनावश्यक बुराई कहते हैं, कहते अननेसेसरी इविल है, कहते अंत में राज्य का क्षय हो जाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को कानून के अनुसार नहीं, अपनी अंतरात्मा के अनुसार काम करना चाहिए, ऐसा गांधी का मानना है। और पिछले अगर 5-6 सालों में देखोगे तो इथिक्स में सबसे अधिक सवाल गांधी से बने हैं। गांधी पे सवाल आपके जीएस के फर्स्ट पेपर में पूछा जा रहा है। गांधी पे सवाल निबंध में हर एक वर्ष निबंध में गांधी को कहीं ना कहीं लिखने की जरूरत पड़ रही है। लिखना ही है गांधी को निबंध में। और यहां हम जब पक्ष पढ़ रहे हैं, कानून नैतिकता का निर्धारक है, गांधी कहते हैं नहीं, अंतरात्मा नैतिकता का निर्धारक है। हम अंतरात्मा के अनुसार काम करना। अब अंतरात्मा है क्या? जब हम गांधी पढ़ेंगे डिटेल में जाएंगे, यहां पर हम शॉर्ट में उसको समझा देते हैं। ध्यान देना, गांधी का मानना है, मान लो ये व्यक्ति हुआ, व्यक्ति है, मान लेना आप व्यक्ति है, ये अगर व्यक्ति है, प्रत्येक व्यक्ति में जन्म से ही अंतरात्मा रहती है। अंतरात्मा, ये मान लो अंतरात्मा, और ये ईश्वर का अंश है। ईश्वर का अंश है अंतरात्मा, पार्ट ऑफ गॉड इन द फॉर्म ऑफ कॉन्शियंस इन आवर बॉडी बाय बर्थ, जन्म से है। गांधी कहते हैं कि जन्म से प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अंतरात्मा विद्यमान है। यह एक नैतिक शक्ति है, और ये अंतरात्मा ही हमारी बताती है क्या सही है और क्या गलत है, क्या सही और क्या। तो हमें अपनी अंतरात्मा के अनुसार काम करना चाहिए। अंतरात्मा अंश है किसका? ईश्वर का अंश है। तो ईश्वर में तो सारी अच्छी अच्छी क्वालिटी है। ईश्वर दयालु है, करुणामय है, सत्य प्रेम, सब कुछ अच्छी अच्छी चीजें ईश्वर के भीतर विद्यमान है। और ऐसा गांधी का कहना है कि ईश्वर का ही अंश हमारे भीतर भी है जन्म से, और वो अंश है अंतरात्मा। तो अगर इस अंतरात्मा के अनुसार काम करोगे, इसका मतलब आप ईश्वर के अनुसार काम कर। और यदि सभी व्यक्ति अपनी अंतरात्मा के अनुसार काम करेंगे तो धरती पर राम राज्य स्थापित हो जाएगा, धर्म राज्य स्थापित हो जाएगा। धर्म राज्य का मतलब हिंदू राज्य नहीं है, धर्म राज्य का मतलब ईश्वर का राज्य है। क्योंकि यदि सभी लोग अपनी अंतरात्मा से काम करेंगे, इसका मतलब सभी लोग ईश्वर के अनुसार काम करेंगे, और सभी लोग ईश्वर के अनुसार काम करेंगे, धरती पर ईश्वर का राज्य हो जाएगा। एक शब्द दिया, धर्म राज्य। ध्यान रखना, ये शब्द ऑलरेडी निबंध में आज से 5-6 साल पहले पूछ चुका है। यहाँ के मठाधीश भी इसमें प्रॉब्लम में थे कि धर्म राज्य का मतलब क्या हो। धर्म राज्य का मतलब, धर्म राज्य का मतलब जब प्रत्येक व्यक्ति अंतरात्मा के अनुसार काम करता है, धरती पर ईश्वर का साम्राज्य हो जाता है। किंगडम ऑफ गॉड ऑन दिस अर्थ, दैट इज नोन एज धर्म राज्य। एक टेक्निकल टर्म है, ध्यान देना। तो गांधी कहते हैं कि कानून के अनुसार काम करना उचित, हमें अपनी अंतरात्मा के अनुसार काम करना चाहिए। ध्यान रखना। और वो राज्य को अननेसेसरी इविल कहते हैं, अनावश्यक बुराई है, क्षय हो जाना चाहिए, राज्य अंततः क्षय हो जाना चाहिए, ऐसा गांधी का मानना है। जब हम गांधी पढ़ेंगे तो इस पर्टिकुलर पार्ट को डिटेल में देखेंगे। गांधी कहते क्या है, ध्यान कर लेना। गांधी कहते हैं राज्य जो है हमेशा व्यक्ति को भयभीत करता है, भय पैदा करता है, दंड का भय दिखाता है, दंड का भय, और लोभी भी बनाता है। राज्य जो है
भयभीत करता है आम जनता को और लोभी भी बनाता है। तो हमेशा डराता है आम जनता को कि देखो गलत करोगे दंडित कर देंगे। जनता डर डर के गलत काम से बचती, और यदि आप डर के गलत काम से बच रहे हो अच्छी बात नहीं है। आपको अपने स्वेच्छा से ही गलत काम नहीं करना चाहिए। आज तो डरा डरा कर रोकता है और साथ ही साथ भयभीत लोभी भी बनाता है। राज्य कहता है अच्छा काम करो, नाना प्रकार का पुरस्कार दे देंगे। व्यक्ति अच्छा काम इसलिए नहीं कर रहा है कि जनता की बहुत भलाई हो जाए, बल्कि अच्छा काम करते वक्त सोचता है कि हमको ये फलाना पुरस्कार मिल जाएगा, ये फलाना अवार्ड मिल जाएगा। तो लोभ से प्रेरित होकर अच्छा काम कर रहा है, इच्छा से नहीं। ऐसा गांधी का कहना है, ध्यान रखना। किसका कहना है? गांधी कहते हैं राज्य जो है ना, ये जरूरी नहीं है, राज्य का क्षय कर दो। अंत में अराजकतावाद की स्थिति आती है। गांधी की देखेंगे जब हम गांधी को डिटेल से जाएंगे कर लेंगे। और ये अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष है। राज्य भय पैदा करता है, दंड का भय और पुरस्कार का लोभ, और कहता है कि अच्छा काम करो, बुरा काम मत करो। और जो काम भयभीत होकर किया जाए, लोभ से प्रेरित होकर किया जाए, नैतिक अच्छा काम नहीं, ऐसा कहा जाता है। फिर है कि गांधी के संदर्भ में ये बातें आई हैं, ध्यान रखना। अब जिसे कानून और नैतिकता के बीच एक विवाद होता है, कहा जाता है कानून के अनुसार कर्म करना नैतिक है, मतलब सही है। कानून के अनुसार कर्म करोगे तो नैतिक है, कानून के विपरीत कर्म करोगे तो अनैतिक है। मगर अभी तक 2-3 बार ऐसा सवाल आईएएस में आ गया जब इन दोनों के बीच विरोधाभास को पूछा गया। कानून के अनुसार काम कर रहे हो फिर भी अनैतिक हो रहा है, और कानून के विपरीत काम कर रहे हो फिर भी नैतिक हो रहा है। ऐसा सवाल पूछा गया है, और यह भी पूछा गया उदाहरण देकर बताइए। जैसे आप उदाहरण देखो, कानून के अनुसार गर्भपात गलत है, एबॉर्शन गलत है, एबॉर्शन नॉट परमिटेड, में भी परमिटेड नहीं है। एबॉर्शन कानून पे रोक लगाता है, परंतु यदि महिला की जान खतरे में हो और उस समय अगर एबॉर्शन कराया जाए तो कहा जाएगा कि वह सही है, नैतिक दृष्टिकोण से सही है। ध्यान देना, इससे भारी विवाद हुआ था आज से कुछ वर्ष पहले आयरलैंड में। वहां का कानून जो था किसी भी स्थिति में एबॉर्शन को परमिशन नहीं दे रहा था, और परिणाम स्वरूप एक महिला की मौत हो जाती है। डॉक्टरों ने इनकार कर दिया। बाद में वहां खूब आंदोलन हुए, परमिशन देना पड़ा। विशिष्ट परिस्थितियों में जब महिला की जान ही खतरे में हो या कुछ ऐसा संदर्भ बन रहा हो, तो फिर इसको परमिशन दिया जा सकता है, हम सही मानेंगे, सामान्यतः नहीं। ऐसे नहीं कि हर एक केसेस में हम परमिशन दे दें, ऐसी बात। तो देखो, कानून के अनुसार वर्जित है, परंतु यदि कुछ विशिष्ट परिस्थिति हो तो हम कहेंगे नैतिक दृष्टिकोण। वही काम जो वर्जित है, कानून के अनुसार गलत है, वो नैतिक दृष्टिकोण से सही हो सकता है। और दूसरा, कानून के हिसाब से का ध्यान रखना। कानून के अनुसार जब कानून बनता है उसके सपोर्ट में नियम भी बनते हैं। जैसे हेलमेट पहन के चलना जरूरी है सड़क पे, तो बड़े सिटीज हैं वहाँ तो हेलमेट चाहिए सुरक्षा के लिए, नहीं तो फाइन हो जाएगा, और फाइन खूब ज़्यादा हो गया। मगर अगर आप किसी ऐसी जगह पे जा रहे हो जहाँ आपके पास एक ही हेलमेट है और सड़क के किनारे कोई घायल व्यक्ति पड़ा है और उसको आप बाइक पे बैठा के हॉस्पिटल पहुँचा देते हो बिना हेलमेट पहनाए हुए, आपके पास एक ही तो आप खुद ही धारण किए हो, और रास्ते में घायल व्यक्ति है और आप उसको हॉस्पिटल पहुंचाते हो, तो भले ही वो कानूनी दृष्टिकोण से या नियम के दृष्टिकोण से गलत हो, आपका काम गलत है, क्योंकि आपने बिना हेलमेट पहनाए व्यक्ति को बाइक पे बैठा लिया। ये नियम के विपरीत जा रहे हो, गलत हो गया, अनुचित काम हो गया। परंतु नैतिक दृष्टिकोण से कहा जाएगा कि बहुत अच्छा काम किया, आपने घायल व्यक्ति की जान बचा। तो जो कर्म कानून और नियम के अनुसार गलत हो रहा है, हम उसे नैतिक दृष्टिकोण से अच्छा कह सकते हैं कि नहीं, अच्छा है, ये बढ़िया है, ये कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे समय में ये काम कर देना चाहिए।
ध्यान रखना, कभी कभी कुछ परिस्थितियों में हम कानून का उल्लंघन भी करेंगे ना, उसको भी हम नैतिक दृष्टिकोण से कहेंगे अच्छा काम है। सामान्यतः हमें कानून के अनुसार काम करना चाहिए, सामान्यतः हमें कानून का अनुपालन करना चाहिए, परंतु सदैव नहीं। कुछ परिस्थितियों में हम कानून का उल्लंघन कर सकते हैं और कानून के उल्लंघन को भी हम कहेंगे कि सही हो रहा है। जैसे यहां पर हम लोगों ने देखा है अभी कि उल्लंघन तो हो रहा है, बिना हेलमेट पहनाया जा रहा है, परंतु फिर भी हम कहेंगे अच्छा काम हो रहा है। इस पे सवाल आ चुका है आईएएस में, अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग टाइप से लिखा हुआ है। आप जब पढ़ोगे तो उनकी कमियां भी आप लोगे, कहाँ ये अपनी कमी। और पूछा गया था उदाहरण देकर बताएं, ऐसा कर्म बताएं, ऐसा कर्म बताएं जो कानून के दृष्टिकोण से गलत है परंतु नैतिक दृष्टिकोण से अच्छा है। ये ध्यान रखना, क्लियर। जैसे आप बोल सकते हो, जैसे हाल में कुछ दिन पहले कानून था कि अगर कोई व्यक्ति, कानून बन गया कि कोई व्यक्ति एक अगर शराब पीता हुआ पकड़ा जाता है, उसकी फैमिली के अन्य सदस्यों को भी बुक करो। और तो अगर पुलिस वाले उसकी फैमिली के अन्य सदस्यों को भी बुक कर रहे हैं, कठिनाई पैदा कर रहे, तो कानून के दृष्टिकोण से तो पुलिस वाला सही काम कर रहा है, परंतु नैतिक दृष्टिकोण से सही नहीं है। जो व्यक्ति गलत काम करता हुआ पकड़ा जाए, आप उसको दोषी ठहराओगे ना, उसकी पूरी फैमिली को ग्रिप में लोगे, उसके परिवार के अन्य सदस्यों पे प्रहार करोगे। जिसने गलत किया वो दोषी है, उसके फैमिली के लोगों को आप दोषी नहीं ठहरा सकते हो। बाद में कानून को संशोधन करना पड़ा बिहार सरकार को जब विरोध हुआ तो, परंतु अगर ऐसा कोई कानून बन जाए फिर कानून के अनुसार तो सही है, परंतु नैतिक दृष्टिकोण गलत हो जाए, ये स्पष्ट हो जाना चाहिए। ये पहला पार्ट था कानून के स्तर पे, क्लियर। और ये भी ध्यान रखना कि जब अगर प्राकृतिक आपदा आ जाए, सांप्रदायिक दंगे हो जाएं, उस समय भी कोई जरूरी नहीं है कि कानून के अनुसार ही आप काम करो। कुछ स्थितियों में आप कानून का उल्लंघन भी करोगे और उल्लंघन करके भी आप लोगों के जान माल की रक्षा करोगे, ये ध्यान रखना। और हम कहेंगे कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, नैतिक दृष्टिकोण से आपका कर्म उचित, भले ही कुछ कानून का उल्लंघन हो रहा हो। जैसे मान लो एक जो हमने पीछे एग्जाम्पल दिया था, ये सब एग्जाम्पल लिख सकते हो, लिखा गया है। बाढ़ आ गई हो और आप नाविकों को धमकी देकर भी नाव को ला रहे हो अपने पास, कि धमकी दे रहे हो बेसिकली कि नाव दे दो, नहीं तो तुम्हें लोगों की जान बचानी है, देर करोगे तो जान उनकी जा सकती है। इस समय आप धमकी भी देते हो ना, तो उसको हम कानूनी दृष्टिकोण से गलत नहीं कहेंगे। परंतु आप अपने परिवार को लेके गए हो किसी नदी में सैर करने के लिए और नाविकों को धमकी दो कि नाव दो, नहीं तो मैं तुमको जेल भेज दूंगा, तो गलत हो गया आप, क्योंकि आपने अपने हित की पूर्ति के लिए धमकी देना शुरू की। अब जो लोगों के जानमाल की बचाने के लिए आप धमकी दे रहे हो और धमकी देके लोगों के जानमाल की रक्षा कर रहे हो, उसको भी हम नैतिक दृष्टिकोण से गलत नहीं करेंगे। हम कहेंगे ठीक हुआ है, उसी से डरकर उन्होंने अपनी नाव दी और आपने बहुत सारे लोगों की जान बचा ली, नहीं तो जान ही नहीं बचती, सबकी स्थिति बिगड़ जाती। तो कभी कभी कुछ परिस्थितियों में हम लोग कानून के विपरीत किए गए कर्म को भी मानते, ये ध्यान रखेंगे। इस पे सवाल आ चुका है और आप इन सारे एग्जाम्पल्स को लिख सकते हो, ये ध्यान रखना। ये पहला पार्ट था कि आखिर उचित और अनुचित का निर्धारण कैसे किया जाए, उचित और कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए, इसका निर्धारण कैसे किया जाए। तो कानून एक निर्धारक है, कानून को हमने देख लिया, हमने उसकी आलोचना भी कर ली। दूसरा आप लिखो, आप समाज नैतिकता का निर्धारक, समाज के आधार पे समाज जो कहता है वही सही है, समाज जिसको मना करता है वही सही, ही गलत है। तो ये दूसरा पार्ट हो गया। पहला पार्ट हो सकता है कानून नैतिकता का निर्धारक है, आलोचनात्मक विवेचना। तो हमारा क्लास को आप दोबारा तिबारा भी देख सकते हो, उसको देखो, उसकी नोटिंग करो और वो चीज़ें आपके फेवर में आ जाएंगी। इसके अतिरिक्त ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। और कानून जो शब्द है आगे हम लोग को और पढ़ना है टॉपिक नंबर 6 में। हाँ, कानून, अंतरात्मा, ये सब है, नियम, विनियम, लॉ, रूल्स, रेगुलेशंस एंड कॉन्शियंस, ये 4 शब्दों का अध्ययन अभी हमें करना है आगे में, ध्यान देना।
और गांधी तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे डिटेल में, तो उस समय भी वो आलोचना समझ में आ, गांधी ने आखिर किस आधार पर कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अंतरात्मा के अनुसार काम करना, ध्यान रखेंगे। अब नया पाठ लिख लोगे, समाज नैतिकता का निर्धारक है। समाज नैतिकता का निर्धारक। तो ध्यान रखना, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज में रहता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। आवाज एकदम क्लियर है इधर से, ये ध्यान रखना, हमारे साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपनी चीजों को ठीक करो, अपनी चीजों को ठीक करो, हमारे साइड से साउंड की कोई समस्या नहीं है। और जो सपोर्ट टीम है उनसे आप एक बार बात करो, साउंड ठीक है या अभी भी दिक्कत है, साउंड प्रॉब्लम आ रहा है, कई लोग बोल रहे हैं साउंड क्लियर है। एक बार फिर से बोले, आवाज क्लियर है, आवाज क्लियर है। ठीक है, आगे बोलते हैं। समाज नैतिकता का निर्धारक है। दूसरा पॉइंट, समाज सोसाइटी इज एक्सेप्टेड एज डिटर्मिनेंट्स ऑफ मोरालिटी। पूछ सकता है समाज नैतिकता का निर्धारक है, आलोचनात्मक विवेचन करें, क्रिटिकली एग्जामिन, ऐसा संभव है सवाल। समाज नैतिकता का निर्धारक है, तो हम कैसे इसको लिखेंगे? हम बताएंगे कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, हम सारे लोग सामाजिक प्राणी हैं, ध्यान रखना, हम लोग समाज में रहते हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और हम लोग सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा समाज के रहन सहन और तमाम व्यवहार के ढंग को सीखते हैं। कौन सी प्रक्रिया? सारे लोग बोलना, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा, सामाजिकरण ये एक प्रोसेस होता है, हम समाज का सदस्य बनना सीखते हैं। समाज में हमें बड़े बुजुर्गों के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, छोटों के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, हम ये सब सीखते हैं किसके माध्यम से? सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा। नोट कर लोगे, सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा हम समाज में रहने के ढंग को सीखते हैं, व्यवहार के ढंग को सीखते हैं, रहन सहन को सीखते हैं। हम कौन कौन सी रीति रिवाज है, हम सब सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा सीखते हैं रीति रिवाजों को। वो सोशलाइजेशन का ये प्रोसेस है, ये हम धीरे धीरे समाज का अंग बन जाते हैं, ध्यान देना। तो फिर जो समाज के जो रहन सहन के ढंग है, सामाजिक मान्यताओं के अनुसार काम करना उचित है और समाज के विपरीत काम करना अनुचित है। जो रहन सहन के ढंग है, जैसे कोई बड़े बुजुर्गों का हम आदर करते हैं, अपनी सामाजिक परंपरा में है, कोई अगर उनका अनादर करेगा तो हम कहेंगे अनुचित काम कर रहे हो, ठीक काम नहीं है, अपनी परंपरा वैसी रही है। तो समाज के अनुरूप काम करना उचित है, समाज के विपरीत काम करना अनुचित है। कहने का मतलब है कि समाज नैतिकता का निर्धारक है, समाज ही बताता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब इसकी आलोचना हम लोग करेंगे, पक्ष हो गया फिर विपक्ष। ध्यान रखना, अब जो सवाल आ रहे हैं आईएएस में वो 10 नंबर के सवाल हैं, और कभी कभी 10 नंबर को भी वो 4-5 में बांट रहे हैं कि 2-2 नंबर के 5 सवाल बना रहे हैं। ऐसी स्थिति है, छोटे छोटे शब्दों पे भी आ रहे हैं, और अदरवाइज 10 नंबर का सवाल बन रहा है, उसमें 10 नंबर के सवाल में 150 शब्द लिखना है। वो पहले की स्थिति खत्म हो गई है जहां 600 शब्द 700 शब्द लिखने की जरूरत होती थी। अब आईएएस में जीएस के जो पेपर्स को देखोगे, 10 नंबर के प्रश्नों की बहुलता है। 10 नंबर के अगर 10 प्रश्न है तो 100 नंबर हो गया, 15 नंबर के 10 प्रश्न हो गए 150 हो गया, 250 नंबर कंप्लीट हो जाता। ये स्थिति है। वो अगर आप पहले 3 पेपर को देखोगे तो 10 नंबर में लगभग 150 शब्द है, तो आप पक्ष लिखो, थोड़ा विपक्ष लिखो, थोड़ा निष्कर्ष लिखोगे, उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। तो समाज नैतिकता का निर्धारक है, मतलब क्या है?
समाज ही यह बताता है कौन सा कर्म उचित है, कौन सा कर्म अनुचित। और ये हम कैसे जानते हैं? समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा। रहन सहन का ढंग सीखते हैं, रीति रिवाजों को सीखते हैं, उनके अनुसार काम करना उचित, उसके विपरीत काम करना उचित। इसकी आलोचना यह है, समाज में कई बार कुछ गलत रीति रिवाज प्रवेश कर जाते हैं। रीति रिवाज, कुछ गलत परंपराएं शुरू हो जाती हैं और समाज जल्दी अपने रीति रिवाज और परंपराओं को बदलता नहीं है। तो यदि हमने यह कह दिया कि समाज के अनुसार किया गया कर्म ही उचित है, तो फिर तो कठिनाई पैदा होगी। समाज में कई बार कुरीतियां प्रवेश कर जाती हैं, गलत परंपराएं प्रवेश कर जाती हैं, जैसे दहेज प्रथा, बाल विवाह, देवदासी प्रथा। इनको बदलने में बड़ी कठिनाई हुई। समाज तो कह रहा था कि अच्छी बात है, ये तो होना चाहिए। बाद में बड़े अथक प्रयास के बाद इस पर नियंत्रण लगाया गया। तो समाज में कई बार कुछ कुरीतियां, गलत परंपराएं आ जाती है, जिनको बदलना कठिन काम हो जाता है। और उन गलत रीति रिवाजों के अनुसार कर्म करना उचित नहीं माना जा सकता, ये ध्यान रखें। ये क्लियर? तो हम हमेशा समाज को नैतिकता का निर्धारक नहीं मानेंगे। और दूसरी बात, जैसे मान लो अभी पीछे आप देखे होंगे, बार बार आप शब्द सुनते होंगे खाप पंचायत। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में खूब चर्चित हैं खाप पंचायतें। खाप पंचायतें अपने जाति के लिए बड़ा अच्छा काम करती है, अपने समाज के लिए कई अच्छे अच्छे काम करते हैं, परंतु चर्चा में कई बार दूसरे टाइप के कामों के लिए आ जाती हैं। तो खाप पंचायतों को सामाजिक दर्जा प्राप्त है, समाज में इनको रिकॉग्निशन है, परंतु इनको कानूनी दर्जा नहीं है। शब्द की बारीकियों को ध्यान देना, कानूनी दर्जा प्राप्त नहीं है। इनको सामाजिक सोशल स्टेटस है, जो ये बोल देंगे समाज में लोगों को मानना पड़ता है, उस समाज के लोगों को, परंतु वो कानूनी दर्जा नहीं है ना कि आप उसको लीगली बाउंड हो मानने के लिए। पीछे जो सगोत्र विवाह की स्थिति थी, या कोई आपस में प्रेम किया और विवाह कर लिया, उसमें उस संदर्भ में इनकी स्थिति बहुत तेजी से उभरी थी। ये घर से निकाला या बाहर से सजा भी यही दे देते थे, सजा का भी प्रावधान यही करते थे कि ये सजा हम इनको देंगे। खाप पंचायतें सजा देने लगी, फिर बाद में खूब विवाद हुआ। तो अब वैसे मामलों से ये लोग भी अपने को पीछे कर लिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उसमें कई बार आ गया कि आप कैसे सजा दे सकते हो, आप सलाह तो दे सकते हो, सजा कैसे दे सकते हो। इन लोगों ने सजा देना शुरू कर दिया था। तो आप देखोगे कुछ वर्ष पहले तो खूब न्यूज आता था जहां पे ये खाप पंचायतें सजा भी देती थी। अब ये उससे थोड़ा अपने को बचाती हैं, अन्य जो सामाजिक गतिविधियां उसमें संलग्न रहती हैं कि भाई अगर समाज के एंटी में कोई जा रहा है तो हम उसको समाज की रक्षा करेंगे, ऐसा ये प्रयास करती है। तो ध्यान देना, खाप पंचायतों को सामाजिक दर्जा प्राप्त है, कानूनी दर्जा प्राप्त नहीं। ऐसी स्थिति में ये अगर कुछ भी कहें और हम कहें कि ये नैतिक होना ही चाहिए, ये कोई आवश्यक नहीं। ये बहुत अच्छा भी काम करती हैं, हम उन अच्छे कामों को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और उस बात को लेकर चल सकते हैं, ध्यान रखना। परंतु कभी कभी ये जो उस टाइप का डिसीजन देती हैं कि हम ही दंडित करेंगे इनको, तो वो उचित नहीं माना जाए। है तो समाज में ही, तो उनके इस कृत्य को, उनके इस कदम को हम उचित नहीं मानेंगे, ध्यान रखना। तो आप कुल मिला के ऐसा बोल सकते हो कि हम समाज को नैतिकता का निर्धारक मानेंगे, परंतु हमेशा नहीं। अगर समाज में कुछ गलत चीजें हो रही हैं तो हम कहेंगे ये अनुचित है, ये नहीं होना चाहिए। और यदि सही हो तो हम कहेंगे ये होना चाहिए। ऐसा नहीं कि समाज जो कहे वही सही है, ऐसा नहीं होगा। हम अपने विवेक से डिसीजन ले सकते हैं कि समाज की कही गई किस बात का हम अनुपालन करें, इस बात का। अगर कुरीतियां हैं, अंधविश्वास हैं, तो हमें उसका विरोध करना चाहिए, भले ही समाज में वो प्रचलित हो। हम उनको अच्छी चीज नहीं मानेंगे। क्लियर? इज इट क्लियर? सारे लोग बोलो, इज इट क्लियर? आवाज अभी भी धीमी है, ऐसा कैसे बोल रहे हो? हमारी आवाज इधर में ठीक है और अब तो आवाज क्लियर है ना? हमारे साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ध्यान रखना। दे रही है, ये दूसरा पार्ट।
एक पाठ है जो आज के समय में काफी चर्चित है। कुछ लोग कहते हैं रिलीजन नैतिकता का निर्धारक है। रिलीजन इज द डिटरमिनेंट्स ऑफ मोरालिटी। रिलीजन नैतिकता का निर्धारक। इस पे सवाल बन सकता है, बना नहीं, ध्यान देना। रिलीजन इज द डिटरमिनेंट्स ऑफ मोरालिटी। रिलीजन के अनुसार काम करना उचित और रिलीजन के विपरीत काम करना अनुचित। ध्यान देना। रिलीजन का मतलब दो चीजों, जो स्क्रिप्चर्स है, जो धार्मिक ग्रंथ है जो धर्मों में अलग अलग, जैसे बाइबिल है आदि व्यवस्था है, ग्रंथों के अनुसार काम करना। जो स्क्रिप्चर्स है ग्रंथ, और जो इसमें जो मठाधीश है, जो पंडित है, मौलवी है, पादरी है, धर्माचार्य जिनको बोलते हैं, टीचर्स, धर्माचार्य, धर्म के जो आचार्य हैं, अलग अलग धर्म, अलग अलग टाइप के धर्माचार्य, मौलवी हो, धर्म पे सबको एक साथ ही ध्यान देना। अभी आवाज क्लियर है? एक बार बोले सारे लोग, आवाज क्लियर है? एक बार फिर से बोले, इज इट क्लियर? पहले साउंड के बारे में बताएं। ओके लिख के बताओ, ओके, ठीक है। आवाज सुनाई देनी चाहिए, क्योंकि केवल देख के आप अनुमान नहीं लगा सकते हो कि मैं बोल क्या रहा हूं। अभी आवाज क्लियर है? ओके। देखो, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, ये अत्यंत महत्वपूर्ण पाठ है। यहां अगर इसे आप ठीक से पढ़ लोगे तो संभव है कि आपको निबंध में कोई फायदा मिल जाए। और यदि आप सांप्रदायिकता टॉपिक पढ़ रहे हो, जीएस पेपर 2 में, वहां सांप्रदायिकता पढ़नी है, कम्युनलिज्म, वहां पे भी यहां से कुछ पॉइंट्स ले सकते हो। कैसे है, पहले एक बार समझने का और जानने का प्रयास करो। रिलीजन नैतिकता का निर्धारक है। कहने का मतलब है रिलीजन के अनुसार किया गया कर्म उचित है और रिलीजन के विपरीत किया गया कर्म अनुचित है। रिलीजन का मतलब संदर्भ क्या है? जो रिलीजन के जो ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथ, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स और रिलीजियस टीचर्स आर द ग्राउंड ऑफ और डिटरमिनेंट्स ऑफ मोरालिटी। एक्ट अकॉर्डिंग टू रिलीजियस स्क्रिप्चर्स एंड टीचर्स आर एक्सेप्टेड एज राइट एंड अगेंस्ट अगर हो रहा है तो रॉन्ग है। तो रिलीजन इज एक्सेप्टेड एज ए डिटरमिनेंट्स ऑफ मोरालिटी। आज विश्व में देखो कितनी तेज गति से ये चीजें हो रही हैं। धर्म, कई बार लोग कह रहे हैं कि धर्म, हमारे धर्म ग्रंथ के अनुसार ही काम करना उचित है, और अलग अलग धर्म ग्रंथों में कुछ अलग अलग बातें बोली गई हैं। फिर तो मुश्किल हो जाएगा कि हम कौन सा काम करें, कौन सा काम न करें। तो ध्यान देना, ये ग्रुप कहता है कि धार्मिक ग्रंथ और धर्माचार्य ही नैतिकता के निर्धारक है। मतलब इनके अनुसार किया गया कर्म, जो धार्मिक ग्रंथ हैं और जो उसकी व्याख्या करने वाले धर्माचार्य हैं। धर्माचार्य का मतलब रिलीजियस टीचर्स आप रखोगे और उसमें पंडित, मौलवी, पादरी सब आ जाएंगे। ऐसे ऐसे लोग जो उस ग्रंथ की विवेचना करते हैं, धार्मिक ग्रंथों की, अलग अलग धार्मिक ग्रंथों की। वही निर्धारक है उचित और अनुचित का। उनके अनुसार किया गया कर्म उचित है, उनके विपरीत किया गया कर्म अनुचित। ध्यान देना, ऐसा कहा जाता है कि धर्म हमें सही रास्ता दिखाता है, रिलीजन हमें सही रास्ता बताता है कि देखो ऐसा, ये रास्ता पकड़ो, यही रास्ता है, तो उस रास्ते पे चलना चाहिए। उस रास्ते के विपरीत किया गया कर्म अनुचित है और उसके अनुरूप किया गया कर्म अनुचित उचित है। और जितने वर्ल्ड के रिलीजन हैं आप देखोगे, आप जैनिज्म और बुद्धिज्म को छोड़ दो, अधिकांश रिलीजन की ये स्थिति है
ये रास्ते पे चलाने के लिए कि देख बताते हैं कि ये रास्ता सही है, और रास्ते पे चलाने के लिए वो स्वर्ग और नरक की मदद लेते हैं। स्वर्ग और नरक, स्वर्ग का लोभ दिखाएंगे और नरक का भय दिखाएंगे। ध्यान देना, स्वर्ग हेवन और हेल, आप जन्नत और जहन्नुम कर सकते हो। ये आप देखोगे हिंदुइज्म में, देखोगे स्वर्ग की स्थिति है, क्रिश्चियनिटी में देखोगे हेवन और हेवन की स्थिति है, पैराडाइज है, इस्लाम में देखोगे जन्नत की स्थिति है। एक ऐसी स्थिति की गई है, अगर उन चीजों को पढ़ा दिया तो आपके अंदर लोभ पैदा हो जाएगा कि नहीं वहीं जाना है। और अगर नरक का, हिल का और जन्नत जहन्नुम का अगर दृश्य देख लोगे तो आपको भय पैदा हो जाएगा। और इस तरीके से व्यक्ति को कहा जाता है कि ये जो रास्ता बता इसी रास्ते पे चलो, इस रास्ते पे चलोगे तो पहुंच जाओगे यहां पर, और उल्टा काम करोगे तो चले जाओगे नरक में। और नरक का दृश्य बड़ा भयावह है, कठिनाई है बहुत। वो कहाँ है नरक और कहाँ है स्वर्ग, अभी तक एलन मस्क को भी नहीं पता चला है। वो स्पेसएक्स के मालिक हैं, अगर उनको पता चले तो सबसे पहले ऐसा बना लें कि वहीं पे वही पहुंच जाए सबसे पहले, बट उनको भी अभी तक पता नहीं है। परंतु हमारे धार्मिक ग्रंथों में, कई ग्रंथों में इन सब चीज़ों की विवेचना है। ध्यान देना आप, स्वर्ग और नरक टाइप की चीज़ों का वर्णन है अलग अलग रिलीजन में। तो ये लोभ और भय के माध्यम से हमें कहते हैं अच्छा काम करो और बुरा काम न। ये पार्ट हो गया रिलीजन नैतिकता का निर्धारण। अब हम इसकी आलोचना शुरू करें। ध्यान देना कि अधिकांश धार्मिक व्यक्ति यह मानता है, धार्मिक व्यक्ति जो रिलीजन में बताया गया है धर्म ग्रंथों में और जो धर्माचार्य बोल रहे हैं वही कर्म उचित है, यही नैतिकता का निर्धारण, और उनके विपरीत किया गया कर्म अनुचित है। ध्यान देना, कर्म उनके अनुसार कर रहे हो तो सही है, उनके विपरीत कर रहे हो तो गलत। अधिकांश धार्मिक व्यक्ति यह मानता है, ध्यान देना, सभी नहीं और सभी तार्किक नहीं, अधिकांश धार्मिक व्यक्ति। इस शब्द की बारीकियों को ध्यान रखना। और ये लोग रास्ते पे चलाने के लिए भय पैदा करते हैं किसका, नरक का, और लोभ दिखाते हैं स्वर्ग का कि वहां चले जाओगे वहां सारी व्यवस्था है, जिन चीजों की धरती पे मनाही है वहां परमिटेड, वहां सोम रस मिलता है 24 आवर, जब इच्छा हो सोम रस पी लो। बड़ा ही रिफाइंड क्वालिटी का वो रस है। वो कौन सा रस है वहां जो जाएगा उसी को पता चलेगा। धरती पे वैसा सोम रस अवेलेबल नहीं है, वो मिलेगा कहाँ पे, ऊपर में, वहीं पे जहां पे वो बताया गया है। तो ये पक्ष है कि रिलीजन नैतिकता का निर्धारक है। अब हम लोग इसकी आलोचना करेंगे कि रिलीजन को हम नैतिकता का निर्धारक नहीं मानेंगे। रिलीजन जो है व्यक्ति को, रिलीजन ये व्यक्ति को परलोकमुखी बनाता है। आलोचना में हमेशा इस लोक के बजाय उस लोक के बारे में बात करता है, परलोकमुखी बनाता है, भाग्यवादी भी बनाता है। आदमी रहता है इस लोक में और दिखाता उसको सपना कि देखो वहां पे चले जाओ, यहां पे मत सही करो, यहां पे तो कुछ भी कर लो, तुमको जाना कहां पे है वहां पे। तो ये रिलीजन जो है आदमी को इस जीवन में, जीवन से थोड़ा डिस्कनेक्ट करके हमेशा ख्वाब दिखाता है कहां पे जाने के लिए, वो परलोक में, वो स्वर्ग में, वो पैराडाइज में चले जाओ, वहां बहुत सुंदर व्यवस्था है। और अगर वहां की व्यवस्था पढ़ लोगे, जैसे अगर आप हेवन का वर्णन पढ़ोगे तो वहां शुद्ध शहद लगा हुआ डबल रोटी मिलता है, हल्की हल्की गर्म हवा चलती है, क्योंकि ठंडे प्रदेशों में रहने वाले लोगों ने जब स्वर्ग की कल्पना की है जो एकदम ठंड से प्रताड़ित है, उसको हल्की हल्की धूप अच्छी लगती है, तो उसने स्वर्ग में लाइट वार्म एयर बहा रखा है। और भारतीय ज्यादा गर्मी से परेशान रहते हैं, इन लोगों ने हल्की हल्की ठंडी हवा बहा रखी है स्वर्ग में। हाँ, हल्की हल्की ठंडी हवा चलती है, कहाँ पे, स्वर्ग में। वहां पे सोमरस भी मिलता है, और भी कार्यक्रम चलते रहते हैं। अलग अलग धर्मों में अलग अलग बातें बोली गई हैं, अगर पढ़ लोगे तो धरती पे मन नहीं करेगा। तो रिलीजन जो है मनुष्य को परलोकमुखी बनाता है, भाग्यवादी बनाता है, अच्छी बात नहीं। दूसरी बात, कार्ल मार्क्स ने कहा कि रिलीजन जो है ना ओपियम है, अफीम के समान है। ये आदमी की तर्क शक्ति को खत्म कर देता है। आदमी को पता ही नहीं चलता है कि हम गरीब क्यों हैं। ये गरीबों के लिए अफीम का काम करता है।
कौन? कोई व्यक्ति गरीब है, उसको रिलीजन की घूंटी पिला दो, बेहोश हो जाए। वो गरीब क्यों है उसको पता ही नहीं चलेगा कि मेरी गरीबी का कारण क्या, वो तो धर्म की घूंटी पी लिया। और वो मान लेगा कि मैंने पूर्व जन्म में कुछ गलत किया हो, इसलिए वर्तमान जन्म में मैं गरीब हो गया हूं। तो मार्क्स कहेंगे कि तुम गरीब इसलिए नहीं हो कि तुमने कोई गलत काम कर रखा है, गरीब इसलिए हो कि पूंजीपतियों ने तुम्हारा शोषण कर रखा है, तुम पूंजीपतियों को उखाड़ फेंको। ऐसा कार्ल मार्क्स कहते हैं। और अफीम पिला दोगे तो वो गरीबी में ही संतुष्ट हो जाएगा। जैसे अफीमची कोई होगा और नाली में गिरा हो तो नाली में ही उसको आनंद मिलता रहता है कि नहीं ठीक है, नाली में ही ठीक, दिक्कत नहीं। तो गरीब गरीबी में ही संतुष्ट हो जाता है। अब कब? जब उसको रिलीजन की घूंटी पिला दो। अफीम के समान है, नशा करता है रिलीजन, उसकी तर्क शक्ति और सोचने की शक्ति को खत्म कर देता है। कौन? रिलीजन। तो कार्ल मार्क्स ने रिलीजन को ओपियम कहा धर्म अफीम के समान है, दोनों के लक्षण मिलते जुलते हैं। अफीम लेने के बाद आदमी की तर्क शक्ति खत्म, ये भी लेने के बाद आदमी की तर्क शक्ति खत्म। तो हमेशा ख्वाब में डूबा हुआ है, मुझे वहां जाना है, कुछ लोग वहां वेट कर रहे हैं, और यहाँ धरती पे कई लोगों को हो सकता है उड़ा दे, खत्म कर दे। कहाँ जाने के चक्कर में? वहां जाने के चक्कर, स्वर्ग जाना है, पैराडाइज में जाना है, और वहां बड़ा सुंदर दृश्य है। कौन गया है अभी तक पता नहीं चलता है, मगर बहुत सुंदर दृश्य है, ये ध्यान रखना। सुंदर, अति सुंदर। और कार्ल मार्क्स ने कहा रिलीजन इज लाइक ओपियम। रिलीजन को कहता है रिलीजन से अपने को डिस्कनेक्ट करो। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? और देखो, जैसे सांप्रदायिकता इत्यादि की बात होती है तो उसमें ध्यान रखना, इस पार्ट को आप लिख सकते हो। जो रिलीजन है इसके दो पार्ट्स होते हैं। सभी रिलीजन के दो पार्ट्स हैं। एक उसका आंतरिक पक्ष, वर्ल्ड के जितने रिलीजन है उसके एक आंतरिक पक्ष है, और एक उसका बाह्य पक्ष है, एक्सटर्नल एस्पेक्ट। वन इज इंटरनल, सेकेंड वन इज एक्सटर्नल, बाह्य पक्ष, एक्सटर्नल एस्पेक्ट। आंतरिक पक्ष में ना सभी धर्मों, जितने वर्ल्ड के रिलीजन हैं, चाहे वो इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, हिंदुज्म हो, जैनिज्म हो, बुद्धिज्म हो, सबके आंतरिक पक्ष देखोगे इंटरनली, तो इसमें मूल्यों की बात की गई, नैतिकता की बात की गई, कर्तव्य की बात की गई, ये सारी बातें की गई हैं। और आंतरिक दृष्टिकोण से जितने रिलीजन है सब में एक रूपता है, एक रूपता है। सभी धर्मों में मूल रूप से नैतिकता की बात कही गई है। कोई रिलीजन ऐसा नहीं है जो कहता हो कि गरीबों का वध कर दो, निर्दोष व्यक्ति की हत्या कर दो। ये वर्ल्ड का कोई रिलीजन नहीं करता है। सारे रिलीजन कहता है गरीबों की मदद करो, असहायों की मदद करो, जो भूखा है उसको खाना खिलाओ। ये मूल रूप से सभी रिलीजन में ऐसी बातें आई हैं। दया करो, ये बातें आई हैं। वर्ल्ड के जितने रिलीजन है, चाहे हिंदुज्म हो, जैनिज्म, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, जितने वर्ल्ड के रिलीजन हो, जुडिज्म हो, सब में आंतरिक दृष्टिकोण से ये बातें आई हैं। परंतु बाह्य पक्ष, इसको लेकर भिन्नता है, भिन्नता है। ये इसको लेकर एकरूपता है। आंतरिक दृष्टिकोण से रिलीजन में एकरूपता है, मूल रूप से एकरूपता है, बाह्य रूप से भिन्नता है। अब यहां भिन्नता का मतलब यहां कर्मकांड की बात आती। कर्मकांड, किसी में प्रार्थना है, किसी में पूजा है, किसी में नमाज है, किसी में प्रेयर है, भिन्नता आ गई, भिन्नता आ गई। और साथ साथ किसी में मंदिर है, किसी में मस्जिद है, किसी में गुरुद्वारा है, किसी में गिरजाघर है। तो कर्मकांड को लेकर हम नाना प्रकार के जो कर्म करते हैं उसको लेकर भिन्नता है। आज वर्ल्ड के जितने रिलीजन है, ध्यान रखना आप सारे लोग, सारे रिलीजन में ये चीज गौण हो गया है। लेस एम्फेसिस ऑन दिस इंटरनल एस्पेक्ट, गौण। और ये पक्ष प्रधान हो गया है, प्रधान हो गया है। अगर वर्ल्ड के सारे रिलीजन इस पे बल दें, मूल्य पे, नैतिकता पे, कर्तव्य पालन पे, तो विश्व में शांति आ जाएगी, सद्भावना आ जाएगी, प्रेम का माहौल पैदा हो जाएगा। और समस्या क्या है कि दया, करुणा, प्रेम पे बल नहीं है, बल है मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, ये सब। और हम ऐसे अपनी प्रार्थना करेंगे, भाई हम अगर घंटी बजाएं तो दूर तक आवाज जानी चाहिए, तो लाउड स्पीकर की जगह 3 किलोमीटर जानी चाहिए। अब विवाद इस चीज को लेकर है, भिन्नता है, और इसको लेकर विवाद होता है।
इसको लेकर विवाद नहीं है कि तुम ज्यादा लोगों पे दया करते हो कि हम करते हैं, तुम ज्यादा मूल्यों का प्रसारित करते हो कि हम करते। इसको लेकर रिलीजन में कोई झगड़ा नहीं है, सब में एकता है, एक रूपता है। परंतु जो उसका एक्सटर्नल एस्पेक्ट है कि हम कैसे पूजा करें, हम कैसे प्रार्थना करें, हम कैसे नमाज पढ़ें, हम एक लाउड स्पीकर लगाएं कि 4 लगाएं कि घंटे को घंटा बजाएं, इसको लेकर भिन्नता है। और यही चीजें आज के डेट में प्रबल हो गया, यही जो है ना प्रधान हो गया है, यही प्रबल हो गया है। और प्रबल हो गया और इसको लेकर भिन्नता है, अलग अलग रिलीजन में अलग अलग बातें बताई। परिणाम स्वरूप आज रिलीजन को लेकर खूब विवाद हो रहा है, पूरे वर्ल्ड में विवाद। विवाद के मूल में आंतरिक तत्व नहीं है, विवाद के मूल में विभिन्न रिलीजन का बाह्य पक्ष है। बाह्य पक्ष प्रबल हो गया है, परिणाम स्वरूप विभिन्न धर्मों में विवाद हो रहा है। सांप्रदायिकता के भी जड़ में यही है। अगर आप खोजोगे सांप्रदायिकता, सांप्रदायिक व्यक्ति अपने धर्म की बातों को श्रेष्ठ मानता है और दूसरे धर्म की जो मान्यता है उनको निकृष्ट मानता है। वो अपने क्रियाकलाप, अपनी पूजा पद्धति, अपने जो प्रेयर का ढंग है, कहता ये सबसे अच्छा है, तुम्हारा बिल्कुल ठीक नहीं है। ये मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और ये जो चर्च है, इसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, कितना लाउड स्पीकर लगना चाहिए, इसी को लेकर विवाद है। इसको लेकर विवाद नहीं कि तुम ज्यादा भूखे लोगों को खाना खिलाओ कि हम ज्यादा खिलाएं, हम लोगों की ज्यादा सेवा करें कि तुम करो। इसमें लेकर कंपटीशन होना चाहिए, कंपटीशन इसको लेकर हो। ध्यान रखना, ये पार्ट है हमारी पढ़ाई का, ये मेरा व्यक्तिगत मत नहीं है, ये पार्ट है और रेशनल पार्ट है। ये चीज इसी को लेकर विवाद है और विवाद के कारण आपस में सांप्रदायिकता, कट्टरता, विवाद, संघर्ष सब कुछ होता है। किसको लेकर? बाह्य पक्ष को लेकर, कर्मकांड को लेकर। उनका जुलूस इतना निकलता है तो मेरा जुलूस ऐसे निकलेगा, विवाद शुरू है। कौन कितने प्यासे को पानी पिलाता है, इसको लेकर कभी कंपटीशन। तो धर्मों को लेकर आज जो कठिनाई है बाह्य पक्ष को लेकर, तो आप लिखते वक्त ऐसा बता सकते हो कि हमें, यदि हम बाह्य पक्ष की जगह रिलीजन में आंतरिक पक्ष को प्रबल करें, इसको हम प्रधानता दें, तो समाज में रिलीजन भी शांति और व्यवस्था पैदा करने में मदद कर सकता है। और नहीं तो रिलीजन को लेकर विवाद होगा। जब तक विवाद होगा, जब तक रिलीजन में कौन सा पक्ष प्रबल हो? बाह्य पक्ष, कर्मकांड, रिचुअलिस्टिक एस्पेक्ट्स। इफ रिचुअलिस्टिक एस्पेक्ट इज डोमिनेटिंग, certainly it will lead to problem and chaos in society। तो ये बाह्य पक्ष को लेकर भिन्नता है। ये कर्मकांड का मतलब रिचुअल्स होता है, पूजा, प्रार्थना, ये सब तरीका है ऊपर वाले को खुश करने के। अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके इजाद कर रखे और सब कहता है कि मेरा तरीका सबसे अच्छा तरीका है, आप भी इसी तरीके को मान लो। यहीं से कठिनाई शुरू होती। ध्यान रखना आप सारे। इज इट क्लियर? Is it clear? Yes। सारे लोग बोलो इज इट क्लियर। इससे संबंधित मैं नोट्स भी दे दूंगा, विषय वस्तु को समझ लो ठीक से। सब कॉन्सेप्ट्स हैं, कई जगहों पे लिखते वक्त आप लिख सकते हो। रिलीजन अच्छा भी काम कर सकता है, रिलीजन बहुत बुरा भी काम कर सकता है। रिलीजन अच्छा काम तब करेगा जब रिलीजन के भीतर ये जो उसका मूल तत्व है, इसको हम बढ़ावा दें। जिस रिलीजन में गरीबों के प्रति दया नहीं हो, भूखों के लिए भोजन की व्यवस्था नहीं हो, रिलीजन नहीं हो सकता है। और वर्ल्ड के जितने रिलीजन है सब में ये बातें कही गई। कोई रिलीजन नहीं कहता कि गरीबों को सताओ और गरीबों को मारो, नाराज हो जाएगा ऊपर वाला, ऐसा सभी रिलीजन में कहा गया है। निर्दोष व्यक्ति की, असहाय की रक्षा करना हर एक जगह कहा गया है। तो फिर विवाद आखिर किस बात को लेकर होता है? इस बात को लेकर। संघर्ष इस बात को लेकर होता है, बाह्य पक्ष को लेकर होता है, कर्मकांड को लेकर होता है, रिचुअल्स को लेकर होता है कि आप अपना पर्व कैसे मनाओ तो हम अपना पर्व कैसे मनाएं। विवाद शुरू, संघर्ष शुरू, हिंसा शुरू, कट्टरता और सांप्रदायिकता के बीच जड़ में यही तत्व विद्यमान है। सारे लोग ध्यान रखेंगे। क्लियर?
कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम पढ़ो या चौथी बार पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ो, ठीक से पढ़ो। और जो मैंने बताया इसको एक बार फिर से सुन लो, और जो मैंने बताया उसका एक संबंधित आपके पास अच्छा सा प्रिंटेड नोट्स मिल जाएगा, उसको सपोर्ट में लेके नोटिंग करते रहोगे तो आप लिखने की स्थिति में आ जाओ। आप कह सकते हो, मान लो आज धर्म के कारण समाज में बड़ी कठिनाई हो रही है, रिलीजन के कारण, इसलिए कठिनाई हो रही है कि रिलीजन का बाह्य पक्ष प्रबल हो गया। रिलीजन समाज में अच्छा भी काम कर सकता है, कब? जब आंतरिक पक्ष को प्रधानता दे दी जाए। ऐसी बातों को आप दूसरी जगह भी लिख सकते हैं, ध्यान देना, ये बातें होनी चाहिए। क्लियर? नोट्स हम प्रयास करेंगे आगे, नोट्स आप लोगों को पहले मिल जाए, आप एक राउंड पढ़ भी सकते हो, पढ़ के बैठो। जो लोग सिंसियर हैं पढ़ के बैठे, या हमारे क्लास के बाद दोबारा फिर से उसको सुनो एक बार की, और नोटिंग करो। बीच बीच में जब मैं पढ़ाऊँ कुछ रफ टाइप से लिखते भी रहो कि आपकी एक कॉपी भी बन जाए। हेडिंग तो जरूर लिख लिया करो, उसके कुछ पॉइंट्स लिख लिया करो, कुछ शब्दों को लिख लिया करो, और सपोर्ट में जैसे ही नोट्स मिलेगा सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो प्रयास करूंगा अब आगे में जो होगा क्लास, तो उसके नोट्स आपको क्लास के पहले ही मिल जाया करें, बिल्कुल मिल जाया करें। नेक्स्ट बात है, हमने अभी तक देखा कानून नैतिकता का निर्धारक है, आलोचना भी कर ली हमने। समाज नैतिकता का निर्धारक है, पक्ष विपक्ष देख लिया। रिलीजन नैतिकता का निर्धारक है। रिलीजन का मतलब धार्मिक ग्रंथ और जो उसके धर्माचार्य हैं। रिलीजन के अनुसार कर्म करना उचित है, रिलीजन के विपरीत काम करना। और रिलीजन हमेशा स्वर्ग का लोभ और दंड का, नरक का भय दिखाकर कहता अच्छा काम करो, बुरा काम मत करो, ये ध्यान रखना। क्लियर है? अभी हम लोग देखने जा रहे हैं अंतरात्मा नैतिकता का निर्धारक है। नोट करोगे, अंतरात्मा, अंतरात्मा नैतिकता का निर्धारक, नैतिकता का निर्धारक है। सारे लोग देखना ये अपना टॉपिक नंबर 6 देखो। आप टॉपिक नंबर 6 ये देखो, यहाँ टॉपिक नंबर 6 में लिखा हुआ है अपने इथिक्स के सिलेबस में, नैतिक मार्गदर्शन के स्रोतों के रूप में विधि मतलब लॉ, नियम, रूल्स, विनियम, रेगुलेशन तथा अंतरात्मा। ये अंतरात्मा पढ़ना है। अंतरात्मा पे 2-3 बार सवाल बन चुका है आईएएस में। ये टॉपिक नंबर 6 में भी पढ़ना है। और क्या पूछ रहा है? नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में। अंग्रेजी में देख लो, क्या है? लॉज, रूल्स, रेगुलेशन एंड कॉन्शियंस एज सोर्स ऑफ इथिकल गाइडेंस, ये टॉपिक का नाम है। तो मान लो अगर आप विधि लिख रहे हो, कानून लिख रहे हो, तो बोलो विधि नैतिक मार्गदर्शन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अगर आपको सिलेबस याद है, एक लाइन तो सिलेबस से निकालोगे, परफेक्ट लाइन, सटीक लाइन, बेहतरीन लाइन। सिलेबस ही बता रहा है नैतिक मार्गदर्शन का स्रोत के रूप में विधि। तो मान लो विधि लिखोगे तो पहला लाइन क्या लिखो? विधि नैतिक मार्गदर्शन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यानी ये मार्गदर्शन करता है विधि कि हमें कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा कर्म। नियम नैतिक मार्गदर्शन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इट्स एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इथिकल गाइडेंस। ये गाइड करता है कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा कर्म। इसी प्रकार से अंतरात्मा भी नैतिक मार्गदर्शन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। पहला लाइन यही लिखो ना। मान लो अंतरात्मा पूछ दे, पहला लाइन नैतिक मार्गदर्शन का एक महत्वपूर्ण स्रोत अंतरात्मा। ये सिलेबस ही बता रहा है कि नैतिक मार्गदर्शन का स्रोत है। और फिर दूसरे लाइन में बताओ कि नैतिक मार्गदर्शन का स्रोत हो गया तो अंतरात्मा के अनुसार कर्म करना उचित है, अंतरात्मा का विपरीत कर्म करना अनुचित। ये अपने आप पे बातें निकलने लगती है। ठीक है? इज इट क्लियर? तो इन चीजों को ये अपने सिलेबस में भी पढ़ना। अब आगे देखते हैं। यहाँ अंतरात्मा नैतिकता का निर्धारक है। नोट कर लो, अंतरात्मा नैतिकता का निर्धारक। मैं आगे में प्रयास करूंगा
नोट्स आपको मिल जाए। क्वेश्चन बैंक पहले टॉपिक का मैं दे चुका हूँ, पहले टॉपिक का नोट्स भी आपको आगे आज ही मैं प्रयास करूँगा अपलोड करा दूँ कि आपको नोट्स मिल जाए, और ये सारे हेडिंग के साथ नोट्स में भी हैं, ताकि आप पढ़ो, वहाँ से आप अपनी चीज़ों को और रिफाइंड थोड़ा वैल्यू एडिशन करते रहो। ये ध्यान रखना। अंतरात्मा नैतिकता का निर्धारक है। तो हम बोलेंगे नैतिक मार्गदर्शन का एक महत्वपूर्ण स्रोत अंतरात्मा। देखो, अनेक विचारक की हम मानते, सभी नहीं, अनेक, मेनी थिंकर्स, अनेक विचारक कि हम मानते हैं कि मानव के भीतर, मनुष्य के भीतर एक नैतिक शक्ति होती है, मोरल फैकल्टी, मोरल पावर। अंतरात्मा एक प्रकार की नैतिक शक्ति है, मोरल फैकल्टी है। मनुष्य के भीतर एक नैतिक शक्ति होती है जिसे अंतरात्मा, हम सबके भीतर अंतरात्मा है। आप कभी कभी देखोगे कोई गलत काम कोई कर रहा हो, भीतर से आवाज आती है कि इसको रोक दो, ये काम ठीक नहीं। कोई अंधा सड़क पे खड़ा हो तो हमारी अंतरात्मा भीतर से बोलेगी यदि इसको पार करा दो, ये इसको कठिनाई हो रही है। बट आज के डेट में अंतरात्मा के ऊपर बुद्धि हावी हो गया। बुद्धि तुरंत कहता है कि अरे कोई और पार करा देगा, क्यों फंस रहे हो, आगे बढ़ो, मदद क्या करने की जरूरत है। आज व्यक्ति की अंतरात्मा दब गई है। अंतरात्मा कुछ बोलती भी है तो दिमाग उसको दबा देता है, दिमाग उसको दबा के कोई दूसरी काम को करने लगता है। अंतरात्मा हमें सचेत करती है कि देखो ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, परंतु बुद्धि दबा कर आगे बढ़ जाती है। ये ध्यान रखना। अंतरात्मा, अनेक विचारक की हम मानते हैं कि मानव के भीतर एक नैतिक शक्ति होती है अंतरात्मा के रूप में, और वो अंतरात्मा हमें बताती है कि कौन सा कर्म उचित है और कौन सा कर्म, अंतरात्मा बताती है कि देखो ये राइट है, कोई रॉन्ग है। कई बार हमारी कई लोगों की अंतरात्मा इतनी पवित्र होती है, सबकी अंतरात्मा पवित्र नहीं होती है, ध्यान रखना। गांधी खुद भी कहते हैं कि अंतरात्मा पे लेयर पड़ गया है क्रोध का, लोभ का, अभिमान का, घमंड का। वो अंतरात्मा गलत भी बोल सकती है, मगर जिसकी अंतरात्मा पवित्र होती है, वो अंतरात्मा से जो आवाज निकल जाए ना, वही हो जाएगा। ये ध्यान रखना। इसलिए कई बार कहा जाता है गरीबों की आह मत लो। क्यों? अगर आप मान लो कोई गरीब है, असहाय है, और आप उसको कष्ट दे रहे हो, तो उसको कष्ट देने का मतलब उसकी अंतरात्मा पे चोट पहुंच रही है। और अंतरात्मा अंश है किसका? ईश्वर का। ऐसा गांधी जी कहते हैं, और भी ग्रंथों में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ईश्वर का अंश विद्यमान है अंतरात्मा के रूप में। और सामने वाले को चोट दे दो, उसकी अंतरात्मा को प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप चोट किसको पहुंचा रहे हो? ईश्वर को चोट पहुंचा रहे हो। और ईश्वर को चोट पहुंचाने का मतलब समझ लो, कौन कहां निपटेगा कहना मुश्किल काम है। ईश्वर क्रोधित हो जाए तो फिर क्या करना। इसलिए गरीबों की अंतरात्मा अपेक्षा के ज्यादा प्योर फॉर्म में रहती है। किसी बेईमान आदमी को हो तो फिर वहां पे उसके ऊपर तो लेयर पड़ा हुआ, ज्यादा दिक्कत नहीं है। और जो वास्तव में गरीब है, इसकी आत्मा में किसी के प्रति बैर नहीं है, द्वेष नहीं है, हिंसा का भाव नहीं है, वैसे निर्दोष निरीह व्यक्ति को कभी दंडित मत करो, कभी उसको मिसयूज मत करो, नहीं तो उसकी अंतरात्मा प्योर फॉर्म में है और ये आत्मा है ईश्वर का अंश। उसको चोट तो ईश्वर को चोट तो। इसी संदर्भ में विवेकानंद ने दरिद्र नारायण की कल्पना दी थी। दरिद्र की सेवा नारायण की सेवा। ध्यान देना, अगर दरिद्र की मदद कर रहे हो ना, तो सीधे सीधे नारायण की मदद कर रहे हो। के लिए अलग प्रकार की गतिविधि की जरूरत नहीं है, सीधे दरिद्र की सेवा करो। तो ध्यान देना, अनेक विचारक की हम मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अंतरात्मा रूपी एक नैतिक शक्ति होती है, जो हमें यह बताती है कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए। अतः अंतरात्मा के अनुसार किया गया कर्म उचित है, अंतरात्मा के विपरीत किया गया कर्म अनुचित। ये ध्यान रखना। ये पाठ है अंतरात्मा का।
और गांधी इसके प्रबल समर्थक हैं। सबसे प्रबल समर्थक कौन है? गांधी हैं। गांधी इसके प्रबल समर्थक। देखो सवाल बन सकता है और बना भी है कि हम प्रशासन में सामान्यतः हमें कानून के अनुसार काम करना चाहिए, नियम के अनुसार काम करना चाहिए, विनियम के अनुसार काम करना चाहिए। बट हम प्रशासन में कब हम अंतरात्मा की मदद ले सकते हैं, कब अंतरात्मा की मदद लेनी चाहिए, इस पे सवाल बना है। बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा कि प्रशासन में तो कानून के अनुसार चला जाता, अपनी अंतरात्मा को हम कैसे माने? हम प्रशासन में कई अवसरों पर अंतरात्मा की मदद लेकर काम कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? मतलब कानून के अनुसार नहीं काम करना है, किसके अनुसार काम करना? अपनी अंतरात्मा के अनुसार। कब कर सकते हो? बहुत ओकेजन मिलता है, ध्यान देना। मान लो कब मदद ले सकते हैं? सवाल बन सकता है, स्टार भी दे लेना। हम प्रशासन में कब अंतरात्मा के अनुसार काम कर सकते? सवाल एक दो ऐसे बने हैं जहां ये जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूं उसको लिखने की गुंजाइश है, आप वहां पे लिख सकते हो। कब कर सकते हैं? तो कब कर सकते हैं, जैसे अगर आपदा आ गई हो, पहला पॉइंट, या फिर सांप्रदायिक दंगे हो गए हों, जब तुरंत कदम उठाने की जरूरत हो, तुरंत कदम, एकदम क्विक हमें स्टेप लेना है और लोगों के जान माल की रक्षा करनी है, तो वैसी स्थिति में कानूनी प्रक्रिया का पालन आवश्यक नहीं। हम थोड़ा कानून का उल्लंघन करके भी यदि लोगों की जान बचा लेते हैं तो सरकार भी शाबाशी देगी कि बहुत अच्छा काम किया और तुमने लोगों की जान तो बचा ली, और कानूनी प्रक्रिया का पालन करने क्रम में 100-200 लोग मर जाएं, वो ठीक नहीं है। हम हमेशा नहीं कानून का उल्लंघन करेंगे, हम हमेशा अंतरात्मा के अनुसार काम नहीं करेंगे। हमें प्रशासन में तो कानून के अनुसार ही काम करना चाहिए, नियम के अनुसार, विनियम के अनुसार, दिशा निर्देश के अनुसार। परंतु कभी कभी हम नियम और कानून को छोड़कर अंतरात्मा पे अनुसार काम कर सकते। कब? जब आपदा आई हो, प्राकृतिक आपदा आई हो, दंगे हो रहे हो, ये सुनो, मान लो अभी ये विपर्जय तूफान आ रहा था, किसी ने वहां पे समुद्र तट के किनारे लगा रखा हो कि मिट्टी का दीवार हो, उसी में रहता हो, तो ऐसे सामान्यतः आप उसे हटाओगे तो विवाद हो जाएगा, क्यों उसको हटा रहे हो? और आपदा आ गई, हम उसको बलपूर्वक फोर्सफुली भी हटाएंगे ताकि उसकी जान बच सके। हम नोटिस नहीं देंगे मकान हटाने के लिए पहले कि कानून के अनुसार नोटिस दो, बाद में हटाएंगे। हम क्विक एक्शन लेंगे क्योंकि उसकी जान खत्म हो सकती है। तो आपदा, दंगे आदि की स्थिति में हम तुरंत कदम उठाना हो तो हम अंतरात्मा के अनुसार काम करेंगे। दूसरी बात आप लोग ध्यान देना, कभी कभी ऐसी स्थितियां होती हैं कि जब स्पष्ट नियम और कानून नहीं होते हैं। कभी कभी ऐसे केस आते हैं कि उस समय स्पष्ट कोई कानून नहीं है, कोई नियम नहीं है, तो वैसे और आपको कदम उठाना जरूरी है, स्टेप लेना जरूरी है। जैसे आज से कुछ वर्ष पहले तक साइबर क्राइम से जो होता था क्राइम, उसके बारे में कोई लॉ नहीं था। कानून तो अब जाके बना है ना, पहले कानून नहीं था, तो वैसी स्थिति में कठिनाई थी। तो जब स्पष्ट नियम नहीं हो, स्पष्ट कानून नहीं हो, दिशा निर्देश नहीं हो और आपको कदम उठाना जरूरी है, तो वैसी स्थिति में आप अपनी अंतरात्मा के अनुसार कदम उठा सकते। कब? जब स्पष्ट, अगर स्पष्ट नियम और कानून है तो फिर तो इसी के अनुसार चलेंगे। परंतु कभी कभी ऐसी स्थिति आती है प्रशासन में जब स्पष्ट कानून ही नहीं है, नियम नहीं है और कुछ करना जरूरी है, ऐसी स्थिति में हम कानून के अनुसार न चल कहिए, वैसी स्थिति में हम अपनी अंतरात्मा के अनुसार सोचेंगे और कदम उठाएंगे। दूसरा ये पक्ष हो गया। तीसरी बात नोट करेंगे, तीसरी बात देखो, प्रशासनिक अधिकारियों को विवेकाधीन अधिकार होते हैं, डिस्क्रिशनरी पावर होता है, विवेकाधीन अधिकार होते हैं जो उनको अपने विवेक से करने की छूट होती है। जैसे मान लो
मान लो कि आप किसी बाढ़ राहत शिविर में गए हो और आप सामग्री का बंटवारा कर रहे हो, बांट रहे हो जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में लोगों को, और मान लो लंबी लाइन लगी हुई है, लंबी लाइन, आप यहाँ बैठे हो और लंबी लाइन लगी हुई है, लोग आ रहे हैं और अपना आप राहत सामग्री लेकर जा रहे हैं, और आपकी नज़र पड़ती है कि यहाँ पीछे कोई बूढ़ी महिला बच्चे को हाथ में लेकर, गोद में लेकर खड़ी है। तो प्रक्रिया तो ये कहती है कि लाइन से आने दो, किसी को आप प्रेफरेंस मत दो, परंतु अपनी अंतरात्मा से आप पकड़ सकते हो कि उसको ज़्यादा कष्ट हो रहा होगा। इस महिला को इधर सीधे बुला सकते हो, बुला के उनको मदद करके भेज सकते हो कि ये लो भाई आप जाओ। तो यहाँ पे आप परानुभूति का परिचय दे सकते हो, मतलब उनके दर्द को समझ के पहले कर सकते हो। इसमें कोई कठिनाई नहीं है। ऐसा नहीं कि बन गया है कि सब लोग आएंगे क्रमिक रूप से ही आएंगे, हमने दिशा निर्देश जारी कर दिया कि क्रमिक रूप से आएंगे। हम उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, अपनी अंतरात्मा को ध्यान में रखकर। आवाज़ देगी अंतरात्मा दी, उसकी मदद पहले करके भेजो। बूढ़ी महिला है, खड़ी है, आधे घंटे तक खड़ी रहेंगी, उनको जल्दी से विदा करो। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, इसमें कोई कठिनाई नहीं है, ध्यान देना। कभी कभी प्रशासन में द्वंद्व की स्थिति आती है। द्वंद्व, दो या दो से अधिक विकल्प रहते हैं, क्या करें, ये करें कि ये करें, ये कर लें। तो जब प्रशासन में द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न हो, डायलेमा हो, तो उस डायलेमा की स्थिति में भी आप अपने अंतरात्मा की मदद ले सकते। और प्रशासन में कई बार ऐसी स्थिति आती है कि आपको ये देखना पड़ता है कि हम ये कदम उठाएं कि ये कदम उठाएं। तो जब डायलेमा की स्थिति हो, द्वंद्व की स्थिति हो, तो वैसी स्थिति में क्या करो आप, लिख लो, द्वंद्व की स्थिति में भी हम अंतरात्मा की मदद लेकर कदम उठा सकते। कब जब द्वंद्व की स्थिति हो, तो हम ऐसी स्थिति में हम कदम उठा सकते हैं। यहाँ पे ध्यान देना, और आप ये सब लोग ध्यान देना कि जैसे वो टॉपिक मैं दिखा रहा हूं, इस टॉपिक को थोड़ा गौर से देखना। कहा गया है नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में विधि, नियम और विनियम। तो हमें प्रशासन में नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में सामान्यतः विधि, नियम और विनियम के अनुसार मदद लेनी चाहिए, परंतु कभी कभी प्रशासन में हम अंतरात्मा की भी मदद लेंगे। तो ध्यान देना, ये नैतिक मार्गदर्शन के बाह्य स्रोत हैं। बाह्य, बाहर से बताते हैं, कानून बाहर से बताता है क्या करना है क्या नहीं करना है, और अंतरात्मा नैतिक मार्गदर्शन का आंतरिक स्रोत है। कॉन्शियंस इज एक्सेप्टेड एज इंटरनल सोर्स ऑफ इथिकल गाइडेंस। अंतरात्मा नैतिक मार्गदर्शन का आंतरिक स्रोत है। इसको अलग से लिख लेना, थोड़ा सटीक लाइन है, मॉडल आंसर मिल जाएगा, निश्चिंत रहो। अभी शुरुआत में, अभी 5 दिन में मॉडल आंसर चाहिए, मॉडल आंसर मिल जाएगा, मैं बोल चुका हूं, मिल जाएगा। तो अंतरात्मा नैतिक मार्गदर्शन का आंतरिक स्रोत है, यह ध्यान देना। कानून आपके भीतर नहीं है, कानून बाहर है, वो गाइड करता है, नियम बाहर है। अंतरात्मा आपके भीतर, वो बताती है ये करो ये मत करो। ध्यान देना आप सब। क्लियर? बोलो, इज इट क्लियर? ये क्लियर हुआ? सारे लोग बोलो एक बार की। अंतरात्मा कब प्रशासन में उपयोगी है? तो इस समय उपयोगी। एक बार बोले सारे लोग, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? जो हमने पहला टेस्ट दिया है उसका मॉडल आंसर मैं प्रयास करूंगा जब क्लास में आऊँ उसके पहले आप सबको मिल जाए, मॉडल आंसर मिल जाए। एक टेस्ट हमने दिया था, तो मॉडल आंसर भी उपलब्ध हो जाएगा। इज इट क्लियर? एक बार सारे लोग बोल दो। ओके, क्लियर है।
आगे बढ़ते हैं। देखो, एक नया पक्ष बनता है नैतिकता के निर्धारक में कि परिणाम नैतिकता का निर्धारक है। नोट करेंगे, रिजल्ट इज द डिटर्मिनेंट्स ऑफ मोरालिटी। परिणाम, आज का समाज इसी को मानता है, प्रेजेंट सोसाइटी इसी को एक्सेप्ट करती है। प्रेजेंट सोसाइटी इसी को मानती है कि परिणाम ही नैतिकता का निर्धारक है। ध्यान देना, आप थोड़ा नोट कर सकते हो कि परिणामवाद, जितने परिणामवादी सिद्धांत है वो यह मानते हैं कि जो हम कर्म करते हैं उस कर्म का कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर निकलता है। अगर रिजल्ट अच्छा है तो कर्म उचित है, रिजल्ट बुरा है तो कर्म अनुचित है। परिणामवाद यह कहता है परिणाम के आधार पर ही कर्म के परिणाम, आपने जो कर्म किया, कर्म का जो परिणाम आया और परिणाम ही डिसाइड करेगा कर्म अच्छा है कि बुरा है। ये ध्यान देना, ये परिणामवाद कहलाता है। परिणामवाद वह नैतिक सिद्धांत है जो यह कहता है किसी कर्म के परिणाम ही इस बात की सिद्धि करते हैं कि कर्म उचित है कि कर्म अनुचित। ये परिणामवाद कहलाता है। और जैसे सुखवाद, उपयोगितावाद, ये सारे सिद्धांत जो हैं परिणामवादी सिद्धांत है। उपयोगितावाद, ये सब परिणामवादी सिद्धांत है। परिणाम पे बल देते हैं, रिजल्ट पे बल देते हैं। आज का समाज रिजल्ट पे ही बल देता है। रिजल्ट आपका ठीक है तो आपका कर्म उचित है, आप आदमी अच्छे हैं, और रिजल्ट ठीक नहीं है इसका मतलब आपने कर्म गलत किया है। आप मान लो कोई चोरी करके पास हो जाए तो पास हो गया इसका मतलब रिजल्ट अच्छा हो गया, फिर भी लोग प्रशंसा करेंगे बहुत अच्छा पास हो गया है, टॉप कर गया, भले ही चोरी करके ही क्यों ना पास हुआ। ये स्थिति है। आज का समाज रिजल्ट ओरिएंटेड समाज है। हम क्रमिक रूप से देखते हैं, जितने परिणामवादी नैतिक सिद्धांत हैं उनको हम एक क्रम में देखते हैं। कई सारे टेक्निकल टर्म्स आएंगे तो थोड़ी सावधानी के साथ, तो थोड़ा उसके लिए पहले आप नोट कर लो कुछ। स्वार्थ शब्द को नोट कर लोगे। स्वार्थ का मतलब होता है अपने लिए। स्वार्थ मतलब अपने लिए। स्व अर्थ, स्व मतलब अपना, अर्थ मतलब के लिए। परार्थ, पर अर्थ दूसरों के लिए। शब्द को नोट करोगे, इन शब्दों का प्रयोग करेंगे दूसरों के लिए। ध्यान देना, जहां पे भी वाद आता है इसका मतलब सिद्धांत हो गया, और जहां पे वादी शब्द आएगा इसका मतलब सिद्धांत को मानने वाला हो गया। जैसे समाजवादी, समाजवाद के सिद्धांत को मानने वाला समाजवादी, वादी आएगा तो मानने वाला हो गया। जैसे समाजवाद पूछे तो समाजवाद एक ऐसा सिद्धांत है, वाद है। मार्क्सवाद सिद्धांत है। मार्क्सवादी मतलब मार्क्सवाद को मानने वाला। शब्द की बारीकियों को ध्यान रखो, हमेशा के लिए क्लियर हो जाना चाहिए, फॉरएवर। कई बार लोग वादी पूछा जाता है मार्क्सवादी और बोल दें मार्क्सवादी एक ऐसा सिद्धांत है, मामला क्लियर है उनका, वहीं पे निपटने की स्थिति आ जाती। तो वाद आए तो सिद्धांत करोगे, वादी आए तो सिद्धांत को मानने वाले को। समाजवादी, मार्क्सवादी, पर्यावरणवादी, सारी बातें आती हैं। इसी प्रकार से जहां पर ध्यान देना, जहां पे भी करण शब्द आए, करण, उसको हमेशा प्रक्रिया लिखोगे, प्रक्रिया लिखोगे करण। और वाद आएगा, जिसे अभी हमने कहा वाद आएगा तो सिद्धांत लिखो। जैसे मैंने कहा सामाजिकरण क्या है, जैसे हम कह दें वैश्वीकरण क्या है, निजीकरण क्या है, तो जहां पे TION आता है, TION, सोशलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, वहां हमेशा शब्द इस्तेमाल करो प्रक्रिया है। कई लोगों से पूछा जाए सामाजिकरण क्या है, कहेगा सामाजिकरण एक ऐसा सिद्धांत है, निपट जाएंगे यहीं पे। पूछा जाए वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण एक ऐसा सिद्धांत है, सिद्धांत नहीं है, वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है। उसके बाद आगे लिखते रहो, पर शब्द क्या लिखोगे, प्रक्रिया, प्रोसेस है ये। निजीकरण एक प्रक्रिया है, सिद्धांत मत वहां पे लिखो आप। तो ये छोटी छोटी बातों को हमेशा के लिए बैठा लो।
और ये ऐसी गलतियां कई लोग करते हैं, 2-4 साल पढ़ने वाले लोग भी करते हैं। तो जैसे ही आपने देखा कदम आया है, TION आया, सोशलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, इसका मतलब है कि वह एक प्रक्रिया है। और जहां वाद आ गया हो, ISM आ रहा हो, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म इत्यादि इत्यादि, इसका मतलब वहां लिखो एक ऐसा सिद्धांत है। वहां मत लिखो समाजवाद एक ऐसी प्रक्रिया है। कई लोग ऐसी गलतियां करते हैं। हमेशा के लिए शब्दों को ध्यान कर लो। स्वार्थ मतलब अपने लिए, पदार्थ का मतलब दूसरों के लिए, निकृष्ट का मतलब होता है निकृष्ट। यहां जब हम प्रयोग करेंगे परिणामवाद, अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है परिणाम, कि कर्म का परिणाम ही बताएगा कर्म उचित है कि अनुचित है। तो इसकी विस्तार देने क्रम में शब्द आएंगे। स्वार्थ अपने लिए, पदार्थ दूसरों के लिए। निकृष्ट का मतलब शारीरिक सुख। शारीरिक सुख को अगर मानते हो तो निकृष्ट सुख की बात आएगी। और उत्कृष्ट का संदर्भ आएगा यहां पर। जहां पे हम उत्कृष्ट लिखेंगे वहां उसका मतलब हो गया मानसिक सुख। मानसिक सुख को हम शारीरिक सुख से उत्कृष्ट मानते हैं। शारीरिक सुख निकृष्ट कोटि का होता है। मानसिक सुख, कहीं पे कुचिपुड़ी डांस चल रहा हो, भारतनाट्यम चल रहा हो और आप आनंद ले रहे हो, ये मानसिक सुख हुआ। क्या भरतनाट्यम का भी आनंद ले रहे हो, कुचिपुड़ी का आनंद ले रहे हो, बांसुरी वादन चल रहा हो और आप आनंद ले रहे हो, ये मानसिक सुख होता है। और शारीरिक सुख के मामले में तो हम और पशु बराबर होते हैं। पशु भी शारीरिक सुख की प्राप्ति करता है और मनुष्य भी। परंतु पशुओं को ये नहीं कहोगे मानसिक सुख मिलता है। उनको बांसुरी वादन सुनाओगे तो ठीक नहीं है, कुचिपुड़ी डांस नहीं देखेगा वो। मनुष्य मानसिक सुख प्राप्त करता है और इस सुख को हम शारीरिक सुख से उत्कृष्ट मानते हैं, ये ध्यान रखना। क्लियर? तो ये शब्दों को अब मैं प्रयोग करने जा रहा हूं, क्योंकि जब परिणामवाद पढ़ते हैं तो कई सारे टेक्निकल टर्म आते हैं, लोगों को रटना पड़ता है। थोड़ा सा ध्यान दोगे तो लिख समझ सकते हो। जहां पे स्वार्थ का प्रयोग शब्द का मैं करूंगा वहां पे अपने लिए आ गया। स्व मतलब अपना, अर्थ मतलब के लिए, पर मतलब दूसरा, अर्थ मतलब के लिए, दूसरों के लिए। कई बार कहते हैं बड़ा स्वार्थी आदमी है, अपने लिए ही काम करता है। कुछ लोग परार्थी होते हैं, दूसरों के लिए काम करते हैं। कुछ लोग निकृष्ट सुख की खोज करते हैं, शारीरिक सुख में भटकते रहते हैं। कई लोग उत्कृष्ट सुख की खोज करते हैं, मानसिक सुख के लिए हिमालय में चला जाएगा, वो पहाड़ों का विचरण करता है, हरियाली देखता है, मानसिक सुख, तो वो उत्कृष्ट सुख की तलाश में है। एक क्रमिक रूप से नोट कर लोगे, ये सब परिणामवाद के भीतर आते हैं। परिणामवाद पहले लिखोगे, परिणामवाद के भीतर लिखोगे सुखवाद। अगर पूछा जाए सुखवाद क्या है, सुखवाद, ये सुखवाद भी परिणामवाद की बात करता है। क्योंकि परिणामवाद कहता है कि यदि किसी कर्म का परिणाम अच्छा हो तो कर्म उचित है। तो सुखवाद कहेगा जिस कर्म से सुख मिले वो कर्म अच्छा है। सुखवाद भी एक परिणामवादी सिद्धांत है। तो नोट करोगे, सुखवाद एक परिणामवादी सिद्धांत है या परिणाम सापेक्ष नैतिक सिद्धांत है। सुखवाद, इसको नोट कर लोगे। सुखवाद पूछ सकता है सुखवाद क्या है, तो सुखवाद एक परिणामवादी नैतिक सिद्धांत है, जिसके अनुसार सुख प्राप्ति ही जीवन का चरम लक्ष्य है। सुखवाद एक ऐसा परिणाम सापेक्ष नैतिक सिद्धांत है जिसके अनुसार सुख प्राप्ति ही जीवन का चरम लक्ष्य है। सुख प्राप्ति जीवन का चरम लक्ष्य। क्या प्राप्ति? सुखवाद एक ऐसा सिद्धांत है जो कहता है सुख की प्राप्ति ही जीवन का चरम लक्ष्य है। इसका मतलब हुआ कि जिस कर्म से सुख की प्राप्ति हो रही हो वह कर्म उचित है, और जो सुख प्राप्ति में बाधा उत्पन्न कर रहा वह कर्म, नोट कर लोगे, जिस कर्म से सुख मिले वह कर्म उचित है और जिस कर्म से सुख प्राप्ति में बाधा हो वह कर्म अनुचित है। सुखवाद हुआ है। सुखवाद कौन सा वाद? सुखवाद। मैं सवाल दिखाऊंगा, तुरंत इसको बनाऊंगा, सवाल दिखाऊंगा आइएस का।
पूछा जाए सुखवाद क्या है, तो बोलो सुखवाद एक ऐसा सिद्धांत है जो सुख की प्राप्ति को, कि सुख की प्राप्ति ही जीवन का लक्ष्य है। जिस कर्म से सुख मिले वह कर्म उचित है, जिस कर्म से सुख न मिले, बाधा पहुंचे, वह कर्म अनुचित है। तो उचित और अनुचित का निर्धारण किस आधार पर? सुख के आधार पर। आज पूरी दुनिया एक तरीके से सुखवादी हो गई है। सारे लोग सुख की तलाश में हैं। जिस कर्म से सुख मिलता है वह कर्म उचित है, जिस कर्म से सुख में बाधा आ रही है वह कर्म अनुचित है। ये सुखवाद है। कौन सा वाद है? सुखवाद। अब ये बताओ, सारे लोग बताना, सुखवाद कहता है सुख की प्राप्ति जीवन का चरम लक्ष्य। सुख की प्राप्ति जीवन का चरम लक्ष्य। प्लेजर इज द हाईएस्ट एम ऑफ आवर लाइफ, जीवन का चरम लक्ष्य। और सुखवाद का मतलब होता है हेडोनिज्म। दे आर हेडोनिस्ट। सिद्धांत हो गया हेडोनिज्म। हेडोनिज्म, प्लेजर इज द हाईएस्ट एम ऑफ आवर लाइफ अकॉर्डिंग टू हेडोनिज्म। सुख की प्राप्ति जीवन का चरम लक्ष्य है। आप ये बताओ, किसकी सुख की प्राप्ति? अपने सुख की प्राप्ति कि दूसरे के सुख की प्राप्ति? सारे लोग बोलो, किसके सुख की प्राप्ति जीवन का चरम लक्ष्य है? सारे लोग बोलो, किसके सुख की प्राप्ति? स्वार्थ, अपने सुख कि दूसरे के सुख? अगर आपने यह कहा कि अपने सुख की प्राप्ति, अपने सुख की प्राप्ति, तो हो जाएगा स्वार्थवादी सुखवाद। स्वार्थवादी सुखवाद। संदर्भ को ध्यान देना। सुखवाद कहता है सुख की प्राप्ति जीवन का चरम लक्ष्य। और यदि आप कहते हो कि अपने सुख की प्राप्ति जीवन का चरम लक्ष्य, तो थियरी का नाम हो जाएगा, सिद्धांत कहलाएगा स्वार्थवादी सुखवाद। स्वार्थवादी सुखवाद का मतलब अपने सुख की प्राप्ति को जीवन का चरम लक्ष्य मानने वाला सिद्धांत, स्वार्थवादी सुखवाद। अब पदार्थवादी सुखवाद का मतलब है दूसरों के सुख की प्राप्ति को, दूसरों की सुख प्राप्ति जीवन का चरम लक्ष्य। ये पदार्थवादी सुखवाद हो गए। नोट कर लोगे, पदार्थवादी सुखवाद। पदार्थवादी सुखवाद। पदार्थवादी सुखवाद। पदार्थवादी सुखवाद, आवाज ना है। पदार्थवादी सुखवाद, पहला स्वार्थवादी सुखवाद और दूसरा है पदार्थवादी सुखवाद। एक बात ध्यान कर लें, तो ध्यान दो, सुखवाद यह कहता है कि सुख की प्राप्ति जीवन का चरम लक्ष्य। सवाल उत्पन्न होता है किसके सुख की प्राप्ति, अपना या दूसरों का? यदि यह कोई कहे कि अपने सुख की प्राप्ति जीवन का चरम लक्ष्य, तो सिद्धांत हो जाएगा इगोइस्टिक हेडोनिज्म, स्वार्थवादी सुखवाद। और अगर कोई कहे कि दूसरों की सुख की प्राप्ति जीवन का चरम लक्ष्य, हो जाएगा अल्ट्रस्टिक हेडोनिज्म, पदार्थवादी सुखवाद। कौन सा सुखवाद? पदार्थवादी सुखवाद। बात बोल रहे सारे लोग? अच्छा, ध्यान देना, इसको हम बोलते हैं कॉन्सिक्वेंटलिज्म, रिजल्ट ओरिएंटेड थियरी। सुखवाद है पहला, हेडोनिज्म है। हेडोनिज्म इज ए काइंड ऑफ कॉन्सिक्वेंटलिस्ट थियरी अकॉर्डिंग टू विच प्लेजर इज द हाईएस्ट एम ऑफ आवर लाइफ। अब प्लेजर किसके लिए, फॉर हुम? तो एक ग्रुप कहता है कि आवर ओन प्लेजर इज द हाईएस्ट एम ऑफ आवर लाइफ, और दूसरा ग्रुप कहता है अदर्स प्लेजर। तो अगर आवर ओन प्लेजर होगा तो इगोइस्टिक हेडोनिज्म होगा, और अदर्स प्लेजर होगा तो अल्ट्रस्टिक हेडोनिज्म होगा। अल्ट्रस्टिक, नोन एज अल्ट्रस्टिक हेडोनिज्म। पदार्थवादी सुखवाद। सुखवाद सुख प्राप्ति जीवन का लक्ष्य, पदार्थ का मतलब दूसरों का, दूसरों के सुख की प्राप्ति ही जीवन का चरम लक्ष्य मानने वाला सिद्धांत पदार्थवादी सुखवाद। ध्यान दो, जैसे देखो, एक बार पूछा, 2014 में पूछा, सभी मानव सुख की आकांक्षा करते हैं, क्या आप सहमत हैं?
सवाल है आईएएस का, ध्यान देना। सभी मानव सुख की आकांक्षा करते हैं, तो सुखवाद, सुख प्राप्ति जीवन का चरम लक्ष्य। दूसरा पार्ट है आपके लिए सुख का अर्थ क्या है। आप बताओ आपके लिए सुख का अर्थ क्या। आप अपना सुख चाहते हो कि सबका सुख चाहते हो, दूसरों का भी चाहते हो? ये वहां से आएगा जो हम पढ़ा रहे हैं अभी। ऑलरेडी सवाल बन चुका है, आपके लिए सुख का अर्थ क्या है। तो अभी हम पढ़ा यही तो रहे हैं कि एक ग्रुप कह सकता है कि अपने सुख की प्राप्ति होनी चाहिए, दूसरा ग्रुप कह सकता है कि दूसरों के सुख की प्राप्ति ही जीवन। तो ये पार्ट्स को आप उठा के वो लिखना है। 2016 में जब आईएएस का देखेंगे, उसका भी मॉडल आंसर मैं दे दूंगा आपको, वहां वो आ जाएगा कि आपके लिए सुख का मतलब क्या है। अब सवाल समझो, कितना अच्छा सवाल है। आपके लिए सुख का मतलब क्या है? किसके लिए मतलब क्या है? बोलो किसके लिए? आपके लिए सुख का मतलब क्या है? क्लियर है? आपके लिए सुख का मतलब क्या है? अब इसमें जिस लोगों ने 2014 में गए थे, उन्होंने भांति भांति का सुख लिखा कि मेरे लिए सुख का मतलब ये सुख है, वो सुख है। मतलब 10 लोगों को बोलो लिखने के लिए तो 10 लोग 10 टाइप का लिखेंगे। किताबों में भी देखोगे ना, अभी जो बहुत सारी किताबें आ गई हैं, उन किताबों में भी भांति भांति का लिखा हुआ है। किसी ने कुछ लिखा है, किसी ने कुछ, जिसकी जितनी काबिलियत थी ना वो उस स्तर पे लिखा है। ये आपके लिए सुख, आपसे भी मैं पूछूं कि आप सुख का मतलब क्या समझते हो, आप अभी 10 टाइप का सुख बता दोगे। पार्क में बैठने का सुख चाहिए, भोजन का सुख चाहिए, लंबी निद्रा का सुख चाहिए, घूमने का सुख चाहिए, गाड़ी और मकान का सुख चाहिए। लिखते रहो सुख, यही सुख चाहते हो। कठिनाई पैदा हो जाएगी अगर ऐसा लिखोगे तो। आपको सुख का एक संदर्भ दिखाना होगा, विशिष्ट संदर्भ, व्यापक संदर्भ आपको दिखाना होगा। सुख का से समष्टिगत सुख है, सार्वजनिक सुख में ही अपना भी सुख निहित है। आप कहोगे अपना सुख परम सुख है, फिर तो आपके सुख और अपने सुख में अंतर है। अगर प्रत्येक व्यक्ति अपने सुख की ही तलाश केवल करे तो समाज में कठिनाई पैदा हो जाएगी। सबकी इच्छाएं अलग अलग हैं और सबकी इच्छा की पूर्ति नहीं हो सकती है। सवाल को देखेंगे जब हम पहले विवेचना पूरी कर लेते हैं। तो पहला होगा स्वार्थवादी सुखवाद और दूसरा हो गया स्वार्थवादी। स्वार्थवादी और क्लियर, ये चीजें दिखाई देंगे। अब सवाल है, अगर आप कहते हो कि अपने सुख की प्राप्ति जीवन का चरम लक्ष्य, तो सवाल है अपना कौन सा सुख, शारीरिक सुख की मानसिक सुख। अगर आप कहते हो शारीरिक सुख की प्राप्ति जीवन का चरम लक्ष्य है तो आ जाएगा निकृष्ट। और अगर आप कहते हो अपने मानसिक सुख की प्राप्ति जीवन का चरम लक्ष्य है तो आ जाएगा उत्कृष्ट। अभी हमने पीछे देखा, ध्यान देना, अभी हम लोगों ने देखा था शब्द को कि जहां निकृष्ट आएगा वहां शारीरिक सुख शब्द का प्रयोग करोगे। यहां इस संदर्भ में सभी जगह नहीं, और अगर उत्कृष्ट शब्द आएगा तो आप मानसिक सुख का प्रयोग करोगे। तो यदि हम यह कहें मान लो निकृष्ट स्वार्थवादी, टर्म को देखना कितना लंबा शब्द हो रहा है, सुखवाद, इसका मतलब बताओ निकृष्ट स्वार्थवादी सुखवाद का। तो आप तोड़ दो। सुखवाद ऐसा सिद्धांत जो सुख को जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त मान, सुख प्राप्ति जीवन का चरम लक्ष्य सुखवाद हो गया। किसका सुख? अपना सुख। स्वार्थ मतलब अपना, अपने सुख को जीवन का चरम लक्ष्य मानने वाला सिद्धांत स्वार्थवादी सुखवाद। अपना कौन सा सुख, शारीरिक की मानसिक? अगर आप कहते हो शारीरिक तो हो जाएगा निकृष्ट। तो निकृष्ट स्वार्थवादी सुखवाद का मतलब है अपने शारीरिक सुख की प्राप्ति को जीवन का चरम लक्ष्य मानने वाला सिद्धांत। इसको बोलते हैं ग्रॉस इगोइस्टिक हेडोनिज्म। आवर ओन फिजिकल प्लेजर इज द हाईएस्ट एम ऑफ आवर लाइफ। इसको बोलेंगे सुखवाद, हेडोनिज्म। प्लेजर इज द हाईएस्ट एम ऑफ आवर लाइफ। प्लेजर ऑफ whom? Our own egoistic hedonism. What kind of pleasure? Physical pleasure.
ग्रॉस, निकृष्ट का मतलब ग्रॉस, उत्कृष्ट का मतलब रिफाइंड, रिफाइंड हो गया. तो आवर ओन फिजिकल प्लेजर इज द हाईएस्ट एम ऑफ आवर लाइफ, नोन एज ग्रॉस इगोइस्टिक हेडोनिज्म. हिंदी में अपना स्वास्थ्य मतलब अपना, निकृष्ट का मतलब शारीरिक, अपने शारीरिक सुख की प्राप्ति ही जीवन का चरम लक्ष्य है, निकृष्ट स्वार्थवादी सुखवाद. और यहीं पे अगर निकृष्ट को काट के अगर कर लोगे उत्कृष्ट, उत्कृष्ट स्वार्थवादी सुखवाद, उत्कृष्ट का मतलब हो गया मानसिक, तो इसमें हो जाएगा उत्कृष्ट स्वार्थवादी सुखवाद का मतलब अपने मानसिक सुख की प्राप्ति को जीवन का चरम लक्ष्य मानने वाला सिद्धांत. और अंग्रेजी में आ जाएगा रिफाइंड इगोइस्टिक हेडोनिज्म. शब्द की बारीकियों को ध्यान देना पड़ेगा, रटने से बचना है. स्वार्थ मतलब अपना, निकृष्ट का शब्द का प्रयोग कर दिए तो हो गया शारीरिक, उत्कृष्ट का प्रयोग किए संदर्भ में तो हो गया मानसिक. तो अगर मैंने कहा सुखवाद क्या है तो कहोगे सुख प्राप्ति जीवन का चरम लक्ष्य है. मैं कहूँगी स्वार्थवादी सुखवाद क्या है, हम कहेंगे अपने सुख की प्राप्ति जीवन का चरम लक्ष्य. मैं कहूँ उत्कृष्ट शब्द को जोड़ के बताओ, उत्कृष्ट स्वार्थवादी सुखवाद क्या है, तो अपने मानसिक सुख की प्राप्ति जीवन का चरम. हो गया काम? इट क्लियर? ग्रॉस होगा तो निकृष्ट होगा, रिफाइंड होगा तो उत्कृष्ट होगा. और ऐसे शब्द बन सकते हैं क्योंकि 2-2, 3-3 नंबर के भी सवाल बन रहे हैं. राजस्थान पीसीएस में बन सकता है, यूपी पीसीएस में बन सकता है, मध्य प्रदेश पीसीएस में बन सकता है. ऐसे सवालों पे 2 नंबर में पूछ देगा उत्कृष्ट स्वार्थवादी सुखवाद क्या है, मामला तो उलझ जाएंगे. इतना बड़ा शब्द तो खेल जाओ. सुखवाद सुख प्राप्ति जीवन का लक्ष्य, स्वार्थवाद स्वार्थ मतलब अपना, अपना सुख प्राप्ति जीवन का चरम लक्ष्य, उत्कृष्ट मानसिक, अपना मानसिक सुख की प्राप्ति ही जीवन का चरम लक्ष्य. तो उत्कृष्ट स्वार्थवादी सुखवाद. सेम पैटर्न पे इधर में आप खेल जाओगे पदार्थवाद. कहाँ पे? पदार्थवाद में भी खेल जाओ. पदार्थवादी सुखवाद दूसरों के सुख प्राप्ति जीवन का चरम लक्ष्य. और यहीं पे लिख लो पदार्थवादी सुखवाद के नीचे उपयोगितावाद. उपयोगितावाद लिख लेना, इसको स्टार दे लेना, सवाल बन सकता है. नोट कर लो उपयोगितावाद, लिख लो आप सारे लोग. उपयोगितावाद एक ऐसा परिणाम सापेक्ष नैतिक सिद्धांत है. उपयोगितावाद एक ऐसा उपयोगितावाद को बोलते हैं यूटिलिटेरियनिज्म. यूटिलिटेरियनिज्म. उपयोगितावाद एक ऐसा परिणाम सापेक्ष नैतिक सिद्धांत है. परिणाम सापेक्ष लिख लेना, और अगर समझ के याद कर सकते हो तो एक ही बार में याद भी कर लो. उपयोगितावाद एक ऐसा परिणाम सापेक्ष नैतिक सिद्धांत है जिसके अनुसार अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख. शब्द को फॉर्मूला याद कर लेना. अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख ही नैतिकता का मानदंड है. अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख ही नैतिकता का मानदंड है. अर्थात जिस कर्म से इस लक्ष्य की सिद्धि हो, इस लक्ष्य का मतलब अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख मिल रहा हो, जिस कर्म से इस लक्ष्य की सिद्धि हो वह कर्म उचित है, और जो इसमें बाधा डाले वह कर्म अनुचित है. जिस कर्म से अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख मिले. यूटिलिटेरियनिज्म इज ए काइंड ऑफ कॉन्सिक्वेंटलिस्ट थियरी अकॉर्डिंग टू विच
अकॉर्डिंग टू विच मैक्सिमम हैप्पीनेस of the maximum number is the criteria to decide rightness and wrongness of an action. Maximum happiness of the maximum number, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, इसको ध्यान कर लें, फॉर्मूला है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। मान लो कोई आपने कर्म किया, उस कर्म से ये लक्ष्य मिल गया, अधिकतम व्यक्तियों को खूब सुख मिल रहा है, हम कहेंगे आपका कर्म उचित है। और जो इस आपने कोई कर्म किया, इसमें बाधा आने लगे, हम कहेंगे आपका कर्म अनुचित है। तो आपके कर्म का यदि यह रिजल्ट निकल रहा हो, अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख मिल रहा हो, तो आपका कर्म उचित है। और यदि इसमें बाधा डाले तो कर्म अनुचित। यूटिलिटेरिज्म इज ए काइंड ऑफ कॉन्सिक्वेंटलिस्ट थियरी अकॉर्डिंग टू विच मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ द मैक्सिमम नंबर is the criteria to decide the rightness and wrongness of an action. अगर कोई एक्शन प्रोड्यूस कर रहा हो मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ द मैक्सिमम नंबर, कहेंगे एक्शन इज राइट, अदरवाइज रॉन्ग। जिस कर्म से अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख मिले। अब देखो यहां पे पूछा गया आपके लिए सुख का मतलब क्या है। आपके लिए सुख का एक तो मतलब यह निकलेगा ना कि मेरे लिए उपयोगितावादियों के अनुसार सुख का मतलब है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। एक तो मतलब निकल रहा है ना इनके अनुसार। ये अच्छी बात है ना कि अधिक से अधिक व्यक्तियों को अधिक से अधिक सुख मिले। एक अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छा नहीं मगर अच्छा पॉइंट है, बढ़िया पॉइंट है ये कि उपयोगितावादी सुख का मतलब करते हैं। पूछा कि आपके लिए सुख का मतलब क्या है। एक मतलब तो ये निकलता है ना कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। आपके लिए सुख का मतलब क्या है। आप निकृष्ट सुख खोजोगे कि उत्कृष्ट सुख खोजोगे। आप बोलोगे कि मेरे लिए तो उत्कृष्ट सुख का ज्यादा महत्व रहेगा। शारीरिक के साथ साथ मानसिक सुख को भी हम एक्सेप्ट करेंगे। शारीरिक सुख को डिनाई नहीं करेंगे, मानसिक सुख को वरीयता देंगे। हम प्रेफरेंस देंगे कि मेंटल प्लेजर इज सुपीरियर देन फिजिकल प्लेजर। ऐसी चीजों को लेकर चलेंगे हम। और ये सवाल है, इस सवाल में इतनी भारी विषमता है ना लोगों के बीच। कोई दो किताब ठीक से नहीं लिखी गई होगी जो जिसमें समरूपता हो, तो किसी का तो उत्तर सही होगा। सवाल है कि अगर आप 5 किताब देखते हो तो 5 टाइप से। मैं इसका मॉडल आंसर दे दूंगा, और जब मॉडल आंसर दूंगा, किताबें कई सारी छपी हैं, छपने वाले तो ठेके पे बैठे हुए लोगों ने लिखा है ना। वो कोई फिलॉसफी का और एथिक्स का टीचर थोड़ी है। वो पता लगा कोई साइंस टेक का आदमी आ गया है, कोई मैथिली पढ़ाने वाला, कोई हिंदी साहित्य पढ़ाने वाला, वो किताबों के स्तर पे लिखने का प्रयास कर रहे हैं। बैकग्राउंड तो रिलेटेड है नहीं। तो वहाँ खामियां जो है, खामियां पकड़ोगे आप। क्या कमी है इन किताबों में। मेरे मॉडल आंसर देखने के बाद खामी पकड़ना दिक्कत नहीं है। क्लियर। और तर्क के साथ खामी पकड़ोगे। आपके लिए सुख का मतलब कि तो एक संदर्भ यह है, बहुत सारे पार्ट्स आएंगे। एक संदर्भ यह है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। दूसरा संदर्भ होगा सुख का आशय निकृष्ट सुख से अधिक उत्कृष्ट सुख से होगा। हम उत्कृष्ट सुख को मानेंगे। यह भी एक दूसरा पक्ष बन कहां पर, इस संदर्भ में। क्लियर। तो ध्यान देना, अभी हम लोगों ने देखा, अगर हम कहें सुखवाद क्या है, तो हम बोलेंगे सुखवाद एक ऐसा सिद्धांत है जो सुख प्राप्ति को जीवन का लक्ष्य मान। सुख की प्राप्ति ही जीवन का लक्ष्य है। सवाल है किसके सुख की प्राप्ति। अगर अपने सुख की प्राप्ति की बात कर रहा है तो वह स्वार्थवादी सुखवादी हो जाएगा। स्वार्थवादी सुखवादी। अगर दूसरों के सुख की बात कर रहा है, दूसरों के, तो परार्थवादी सुखवादी हो जाए। अगर अपने शारीरिक सुख की बात कर रहा है तो वह निकृष्ट स्वार्थवादी सुखवादी हो जाएगा, निकृष्ट हो जाएगा। अगर अपने मानसिक सुख की बात कर रहा है तो हम कहेंगे उत्कृष्ट स्वार्थवादी सुखवादी है, उत्कृष्ट स्वार्थवादी सुखवादी। इसी प्रकार सुख प्राप्ति किसकी सुख प्राप्ति, दूसरों के सुख की प्राप्ति। दूसरों के किस प्रकार के सुख की प्राप्ति। अगर दूसरों के शारीरिक सुख को वरीयता दोगे
शारीरिक सुख को, तो हो जाएगा निकृष्ट पदार्थवादी सुखवाद। दूसरों का सुख मतलब पदार्थ। और अगर आपने मानसिक सुख को वरीयता दी, मानसिक, तो मानसिक के लिए हमने शब्द इस्तेमाल किया उत्कृष्ट, तो हो जाएगा उत्कृष्ट पदार्थवादी सुखवादी। उत्कृष्ट पदार्थवादी सुखवाद का मतलब है दूसरों के मानसिक सुख की प्राप्ति ही जीवन का चरम लक्ष्य। सुख प्राप्ति जीवन का चरम लक्ष्य। किसके सुख की प्राप्ति? दूसरों का। और दूसरों का कैसा सुख? मानसिक सुख। तो वो थियरी हो जाएगा उत्कृष्ट पदार्थवादी सुखवादी। शब्द की बारीकियों को देखो, एक है स्वार्थवादी सुखवाद। स्वार्थवादी सुखवाद, इसका मतलब सुख प्राप्ति जीवन का चरम लक्ष्य, बट किसके सुख की प्राप्ति? अपना, तो स्वार्थवादी सुखवाद। दूसरा है पदार्थवादी सुखवाद, केवल शब्द से खेलना है। पदार्थ मतलब दूसरों के सुख की प्राप्ति ही जीवन का चरम लक्ष्य, पदार्थवादी सुखवाद। अब इसी के नीचे शब्दों को जोड़ते जाओ, निकृष्ट और उत्कृष्ट, निकृष्ट, ये संदर्भ स्पष्ट हो जाएगा। कई सारे सिद्धांत आते हैं, शब्दों को एक बार ठीक से पढ़ लेना है। निर्धारक पे अभी तक 5-6 सवाल आ चुके हैं, ठीक है? इज इट क्लियर? तो ये निर्धारक का परिणामवादी थॉट था। परिणामवाद एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो कहता है किसी कर्म के परिणाम से ही डिसाइड होगा कि कर्म उचित है कि अनुचित है। और परिणाम में एक ग्रुप कहता है अगर किसी कर्म का परिणाम सुख की प्राप्ति निकले तो कर्म उचित है। एक ग्रुप जो कहता है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, अगर ऐसा रिजल्ट निकलता है तो कर्म उचित है, अदरवाइज कर्म अनुचित। उपयोगितावाद को ठीक से जान लेना है। फिर जब हम नैतिक विचारक पढ़ेंगे तो बेंथम और मिल को पढ़ेंगे, वहाँ उपयोगितावाद को थोड़ा विस्तार दे लेंगे। क्लियर है? शेष पक्षों को हम लोग देखेंगे कल निर्धारक को समाप्त करके हम लोग आयाम में प्रवेश करेंगे। तीसरा टेक्निकल टर्म, पहला था सार तत्व, दूसरा है निर्धारक, तीसरा है आयाम, फिर है परिणाम। ऐसे कुछ शब्द आ रहे हैं, तो हम लोग एक एक शब्द को पकड़ते हुए चलेंगे। बीच बीच में हम उससे संबंधित जो प्रश्न हैं उनकी विवेचना कर लेंगे। अभी उस प्रश्न का उत्तर कंप्लीट नहीं हुआ है, ध्यान देना कि आपके लिए सुख का मतलब क्या है। मैं प्रयास करूंगा कि उसका एक मॉडल आंसर आपके पास आ जाए ताकि विवेचना में आसानी रहे। क्लियर? थैंक यू।